गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह आपके लिए ले आए न्यू अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद है उज़ैर मलिक। सुबह बखैर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे और हमेशा की तरह हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और लेकर आए हैं इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से सजा एक और शो, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल और उसके बाद बात करेंगे PTI के एहतजाज से पहले बैकडोर राबतों की बाज़गश्त पर और उसके बाद प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे कि सर्दियों में हमारा वज़न क्यों बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है, इसको हल करने की कोशिश करेंगे आज और साथ ही साथ आपको आगाह करेंगे, खेल के मैदान से कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त हमें किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आपको बताएंगे कि सबसे खतरनाक जादू कौन सा है और उससे कैसे बचा जा सकता है। साथ ही ये जानेंगे कि बच्चों के दांतों को मजबूत और सेहतमंद किस तरह से बनाया जाता है। इस हवाले से कुछ अहम टिप्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा हमारा कंप्लीट शो और अगर कुछ मिस हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं। हमारे सोशल मीडिया पे जाइए और हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, वहाँ पे कमेंट कीजिए, हमें बताइए क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मजीद देखना चाहते हैं, क्योंकि उज़ैर इनकी राय हमारे लिए बहुत खास है। यकीनन जी, सर आंखों पर। और प्रोग्राम में फिर सबसे पहले हम जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। तो नजर तो आइए मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है, जबकि पंजाब के बाज़ इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मोक और धुंध छाई रहेगी। ताहम फ़िज़ाई आलूदगी में कमी के बाद हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान में भी तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया और आज से तदरीस का अमल दोबारा शुरू हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गिलगित में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 और कम से कम -1 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात कर लेते हैं, वहां पर पारा -5 डिग्री तक गिर गया और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। और अब नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर पर, जहां मतला साफ रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 60 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 60 डिग्री रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, यानी कि सवात की, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 19 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब जिक्र कर लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का, जहां बागों के शहर लाहौर में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 28 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जिक्र करते हैं, वहां पर कम से कम पारा 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान में कम से कम टेम्परेचर 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, नारोवाल, सियालकोट, कसूर, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान समेत दीगर शहरों में स्मोग और धुंध की पेशगोई की है। इंतज़ामिया ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। और अब आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान के मौसम की तरफ, जहां बेशतर अजला में मतला साफ रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में दर्जा हरारत कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के अक्सर अजला में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। और अब आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध का, जहां दिन भर सूरज का राज रहेगा। शहर कायद कराची में दर्जा हरारत कम से कम 21
और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री रहने की तवक्को है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं, वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम कश्मीर, सखर, टंडोजाम और गिरदोनवा में धुंध छाई रहने का इम्कान है। तो नाजरीन, आपने जाना मौसम का हाल। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुल्क की सियासत की। तो मुल्क में मौसम ठंडा हो रहा है, मगर सियासी माहौल में गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज करने जा रही है और 5 दिन बाकी हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है, तैयारियां अरूज पर हैं। PTI की जानिब से हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने और अपने मुतालबात मनवाने के ऐलानात किए जा रहे हैं। ऐसे में हुकूमत ने भी कमर कस ली है, तैयारी कर ली है और एहतजाज से निपटने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला सामने आया है। वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो वहाँ 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। इसके अलावा रेंजर्स और FC को भी तलब किया गया है, मगर इस महाज आरआई में बैकडोर राबतों की भी हम बाज़गश सुन रहे हैं। ये दावे भी आ रहे हैं कि अहम हुकूमती शख्सियत और PTI के दरमियान हाई लेवल पर राबते शुरू हो गए हैं और अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर 24 नवंबर का जो एहतजाज है उसके मुलतवी होने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। आपको ये भी बताते हैं, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर ने अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की और इन्हें एहतजाज और मुज़ाकरात समेत अहम मामलात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात के बाद अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और बताया अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर ने बानी PTI से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त मांग ली है, जिस पर उन्होंने हामी भर ली और मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। जी हाँ, बिल्कुल। और अलीमा खान ने यह भी बताया कि बानी PTI ने उन्हें जुमेरात तक का वक्त दे दिया है। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर 24 नवंबर की तारीख जो है वो जश्न में तब्दील हो जाएगी। मगर दूसरी जानिब हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान किया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कहते हैं कि PTI एहतजाज का ऐलान करके बंद गली में आ चुकी, हुकूमत किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा हमायूं महमद साहब। बहुत शुक्रिया हमायूं साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो हुकूमत और PTI के दरमियान हाई लेवल बैकडोर राब्तों की खबरें आती थीं और इसके बाद अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर की बानी PTI से मुलाकात होती है और फिर हम देखते हैं कि मुज़ाकरात की इजाज़त भी मिल जाती है। ये अचानक से मुज़ाकरात कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि ये अचानक से सारी चीज़ें हो रही हैं। जो पिछले चंद माह से, बल्कि साल डेढ़ से तो जो हो रहा है, लेकिन पिछले 1 माह डेढ़ से हो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, उनको उनकी पॉलिटिकल टीम के साथ मशावरत या मिलने का भी मौका नहीं दिया जाता। अच्छा, ये जब हम चीज़ें इस लिहाज से ये काम करना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करती है रादर देन चीज़ों को सॉल्व करने के। होता क्या है कि एक पॉलिटिकल माइंड डिफरेंट होता है देन एनी अदर माइंड, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हो या चाहे वो फैमिली हो, उनके सोचने का अंदाज फ़र्क होता है और एक पॉलिटिकल माइंड के सोचने का अंदाज फ़र्क होता है। तो अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि इमरान खान को उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ नहीं मिलने देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये जो एहतजाज है, देखिए इस एहतजाज की जो सबसे बड़ी वजह है, मैं आज भी 1-2 बड़े लॉयर से जिन्होंने इन सब सिस्टम में, ये जो 26वीं तरामीम के अंदर जिन्होंने अपना हिस्सा भी डाला है, मैं आज उनको कह रहा था, मैंने कहा कि सर, ये आप लोगों ने जो तरामीम बनाई हैं कि क्या ये वाकई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम होनी चाहिए? उनके अल्फाज थे, नहीं डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो मैंने कहा, आप लॉयर्स हो के आप लोग ये कर रहे हो? तो देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स को भी फ्रिंज करता है, ये जुडिशरी को अंडरमाइन कर रहा है। उसके अलावा ये किसी एक शख्स या एक इदारे को के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है, और या किसी एक शख्स को या किसी एक पार्टी को हटाने की कोशिश के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हैं।
ये चीज मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल हमारी साहब, नुकसानदेह। दूसरी तरफ हम अगर आ जाएं, जो हम पहले बात कर रहे थे, मतलब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि 24 नवंबर को आखिर होगा क्या। या तो तहरीक इंसाफ पावर शो करेगी या फिर दूसरी जानिब जश्न मनाया जाएगा, वो तारीख जो है वो जश्न में बदल जाएगी। ये बताइएगा इसी ज़िम्मन में कि सर मुज़ाकरात शुरू कब से होने जा रहे हैं और किस सतह के होंगे? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि मुज़ाकरात किस सतह पे होंगे और कब से होंगे। मुझे इतना मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 को निकलेगी। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जश्न होता है या उसके बाद चीज़ें रिवर्स होती है, फलाना होती हैं, वो देखिए वो एक प्रोसेस से गुजरेगा। उसमें मसले भी हो सकते हैं, उसमें बगैर मसलों की भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, हम आखिर इस तरफ जा क्यों रहे हैं? मतलब उसकी वजह देख लेना। अभी इरफाफन ने परसों अपने रिपोर्ट दी है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अंदर टोटल 16% केसेस हुए, लेकिन जो मेन जगह है, अच्छा बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा चीज़ें ठीक हुई हैं, उसके बाद सिंध और केपी में हुई हैं कि जहाँ पे बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, जहाँ पे बहुत कम केसेस हैं। लेकिन पंजाब में और इस्लामाबाद में जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो जो केसेस के ऊपर हो रही है, 150 के करीब लाहौर में है और तकरीबन 3 के 3 इस्लामाबाद में है, वहाँ पे आपको टोटल 4-5% ही चीज़ों की सुनवाई हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हमने देखे किस तरीके से, तो जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो सर ये चीज़ें ठीक तरफ नहीं जा रही, ये चीज़ें ठीक नहीं जा रही, और इसका नुकसान किसी को नहीं है, इसका नुकसान मुल्क को है। ये ज़्यादातर जो लीडर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनमें से किसी को नुकसान नहीं है। ये जो गवर्नमेंट में बैठे नुकसान नहीं है। मैं आज पढ़ रहा था कि अभी जो हम लोगों ने नया जो स्टेट बैंक का गवर्नर किया हुआ है, उसको 40 करोड़ दिए घर बनाने के लिए। उसने घर नहीं बनाया, उसने 40 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है। मतलब हम ये क्या चीजें कर रहे हैं, हम किस, और उसको तनख्वाह 65 लाख के करीब है। मतलब मिरात वाला सारी मिला के पिछले गवर्नर से कोई 15-20 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं हम उसको। फेयर इनफ, देनी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग किस तरीके से, हम कैसे बैलेंस कर रहे हैं, ये सारा मसला है। इसको ठीक करना है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के मेरे लिहाज से सारे जो करता धरता है, इंक्लूडिंग द इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल हमायूं साहब, आपकी तनकीद बड़ी जायज है और बिल्कुल आपने दुरुस्त तनकीद की है। हुकूमत को इन पे देखना चाहिए। नहीं कर रहा हूं सर, एक मिनट है, होल्ड ऑन, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो असल में जो प्रॉब्लम है वो हम लोग प्रॉब्लम है, हम लोग खुद गलत काम कर रहे हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं आपको, लेकिन हमारे आवाम को उम्मीद भी आपसे ही है, आप लोगों से है कि आप कुछ बेहतर करेंगे। होपलेस नहीं हो सकते ऑब्वियसली। किसने करना है, कब करना है, कैसे ये चीज़ें ठीक होंगी, आवाम तो नज़रें लगाई हुई है इस पर। इस पर ज़रा मज़ीद वजाहत कीजिएगा। हुकूमत ने तो पीटीआई से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान कर दिया था और ये कहा जा रहा था कि पीटीआई एहतजाज का ऐलान करके बंद गली में फंस चुकी है। इसकी भी वजाहत कीजिएगा। अब फेस सेविंग चाहती है तो पीटीआई किस से मुज़ाकरात करेगी? देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, बात पीटीआई की नहीं है। पाकिस्तान बंद गली में फंस चुका है, पीटीआई की बात नहीं है। पाकिस्तान बंद गली में फंसा हुआ है। पाकिस्तान को बंद गली से निकालने के लिए वो सारे जो प्लेयर्स, जिनको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स, उन स्टेक होल्डर में जो असल स्टेक होल्डर है वो अवाम है, वो तो है ही नहीं। हुमायूं साहब, ये तो आपका मौकिफ है ना, हुकूमती मौकिफ तो ये है कि जनाब मुल्क बेहतरीन तरक्की कर रहा है, आपने मिसालें लेनी है तो आप स्टॉक एक्सचेंज देखें, आप महंगाई देखें, हम सिंगल डिजिट पे ले आए। सर जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मुल्क में बेहतरी हुई है। जो जून जुलाई 2022 से आज बेहतरी हुई है। लेकिन आज अगर हम कहते हैं कि 91,000 पे स्टॉक एक्सचेंज चला गया, तो 91,000 का जो हजम का जो वैल्यू बनती है, वो 50,000 का जो हजम की जो वैल्यू बनती थी मार्च 2022 में, ये 91,000 उससे कम है। सो इन अदर वर्ड्स, 91,000 की वर्थ उस 50,000 के वर्थ से कम है। क्या चीज़ बेहतर हो रही है? हो रही है। क्या ये चीज़ 2022 मार्च, वो जो इन लोगों ने अपने लिहाज से कहा था मुल्क डूब रहा है और हम उसको चेंज कर, उससे बेहतर है? हम आज भी उससे बहुत नीचे हैं। हमारे सारे इंडिकेटर्स उससे बहुत नीचे हैं। हम लोग अभी 2022 के जो मार्च था या अप्रैल था, हम उससे बहुत पीछे हैं। तो ये झूठ, देखें,
प्रॉब्लम ये होती है हम लोग सामने आके झूठ बोलते हैं, हम लोग बातों को सच तरीके से नहीं बता रहे, मुझे समझ नहीं आती। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब से मैं पिछले 3.5 साल हो गए, हुमायूं साहब बिल्कुल आप अपनी बात जो है वो मुकम्मल कीजिएगा, जो आपका पॉइंट है कहिएगा, लेकिन जरा हमें को मुज़ाकरात के हवाले से भी थोड़ा सच बता दें कि मामला है क्या, देखिए, और आपके इल्म में है भी या नहीं। देखिए मेरे इल्म में कि देखिए मुज़ाकरात, आपको पता है कि ये मुज़ाकरात सामने नहीं आएंगे जब तक ये चीज़ें हो ना जाए या कोई चीज़ डिस्कशंस हो ना जाए। इस वक्त किसी को भी नहीं, बस सारे लोग कयास आराइयाँ कर रहे हैं कि ये होगा ये होगा। एंड में एक चीज़ याद रखें, अगर हमने इस मुल्क को आगे निकालना है तो हमने जितने भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, और ख़ासतौर पे जो बड़े प्लेयर हैं, जिसमें इमरान खान सबसे बड़ा प्लेयर है, पीटीआई सबसे बड़ी प्लेयर है, हम उनको शामिल नहीं करेंगे, हम उनको नहीं करेंगे, उनको मार्जिनलाइज करेंगे, ये मुल्क नहीं स्टेबल होगा। आप जो मर्जी कर लो, ये मुल्क नहीं स्टेबल होगा। जिस दिन आप उनके साथ मुज़ाकरात कर लेंगे, जिस दिन आप चीज़ों को ठीक कर लेंगे, आप एक तरीका बता दें। लेकिन देखें, ये जो जिस तरीके से हम लोग जुडिशरी को अंडरमाइन कर रहे हैं, ये मुल्क को तबाह करने के बराबर है। आप सोचें, लोग कहते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट है उनको जुडिशरी से खतरा नहीं है, वजह यह है कि अपने बंदे लगा लिए। क्या हम लोग इस तरीके से हम लोग हुकूमत करेंगे? क्या इस तरीके से पाकिस्तान चलेगा? कभी नहीं चलेगा। ये जुल्म का सिस्टम है, जुल्म के सिस्टम को हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था ये कभी चल नहीं सकता। तो ये कैसे चलेगा? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नहीं चलेगा। हमारे साहब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं हाइपोथेटिकली, फॉर इंस्टेंस अगर पीटीआई जो है नाकामयाब हो जाती है मुज़ाकरात में, तो फिर पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। फ़र्ज़ करें, मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन, हम लोग 24 नवंबर को नहीं कर सकते। आपका क्या मतलब है? पीटीआई खामोश रहेगी? पीटीआई फिर आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, हर दफ़ा आएगी, हर दफ़ा प्रॉब्लम होंगी। इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको वंस एंड फॉर ऑल आपको बैठना होगा। और वो लोग जो कि अपनी पर्सनल अना की वजह से इस चीज़ को नहीं कर रहे, या एक शख्स के खिलाफ हुए पर्सनल अनाओं की वजह से, या अपनी क्या कह सकते हैं हेजमनी के लिए वो इस सिस्टम को ख़राब कर रहे, ये गलत कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये अवाम भी जानते हैं। जिस तरीके से ये बिल पास हो रहे हैं, ये जो अभी इन लोगों ने बिल पास किया है कि जी। अच्छा हुमायूं साहब, टाइम बड़ा कम है, जरा लास्टली इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि आपने देखा होगा कि एपेक्स कमेटी में ये फैसला किया गया कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी बढ़ रही है उस पर ऑपरेशन होगा, पीटीआई हिमायत करेगी इस बार? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ ले, इवन जो बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज होगी ना, वो भी शायद इस पे ना करे। अच्छा। मेरी एक हम्बल सबमिशन है जी, वो जो दहशतगर्दी है। इस वक्त आप ये सोचे, वो दहशतगर्द जो आपको रोजाना आपके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, आपने पीटीआई के सारे वर्कर्स को, आपने पीटीआई की यास्मीन राशिद साहिबा को, आपने पीटीआई के उमर चीमा साहब को, आपने इमरान खान को, आपने उनके साथ बराबर लाके खड़ा किया हुआ है। जब आपने ये डिस्टिंक्शंस ख़त्म कर दिया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी और एक्चुअल टेररिज्म के दरमियान में डिस्टिंक्शन ख़त्म कर दी है, तो फिर आप मुझे बात बताएं, आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? आपकी अपनी डेफिनेशंस गलत हैं। जब आप अपनी डेफिनेशंस ठीक नहीं करेंगे, आप इन चीज़ों को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकेंगे। लेकिन हुमायूं साहब, ज़रा ये भी देखिए ना कि अज़्म इस्तेहकाम की भी आपने मुखालफत की थी उस ऑपरेशन के बारे में, और अब फिर आप बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं, तो क्या ऐसा ठोस मौक़िफ़ है आपका? क्या ऐसी दलील है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। हम लोगों ने देखिए, इंसान ये होता है, जो काम भी आप करते हैं, आप एक प्रोग्राम करते हैं, आप उस प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं कि मेरा प्रोग्राम कहाँ गलत किया। अगर वही गलती आप हर दफ़ा करेंगे तो आपका प्रोग्राम उधर ही रहेगा। हम लोगों ने कितने ऑपरेशंस किए, उन ऑपरेशंस के आउटकम आप देख लो क्या है। तो अगर उसके आउटकम ठीक नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं या उसका तरीका गलत है, या हम जो सोल्यूशन बीच में लेकर आना चाह रहे हैं, या जैसे मैथमेटिक्स में कहते हैं कि जो हम फॉर्मूला डालना चाह रहे हैं, वो फॉर्मूला गलत है। फिर आपको पीछे हट के देखना पड़ेगा कि क्या है। अच्छा, एक चीज दोबारा मैं बता देता हूँ, जो टेररिज्म होता है या किसी भी जगह होती है, चाहे पीटीआई कर लो, उसमें एक हार्ड लाइनर होता है और सॉफ्ट लाइनर होता है। ठीक है। आपने हार्ड लाइनर को और सॉफ्ट लाइनर को सेग्रीगेट करना होता है।
नंबर 2, उनका एक नैरेटिव होता है, उस नैरेटिव पे वो रिक्रूट करते हैं लोगों को। आपने उस नैरेटिव को तोड़ना होता है, आपने जाके बॉम्बिंग करने नहीं, जाके लोगों को मार देने, वो आपको काउंटर प्रोडक्टिव होता है। बिल्कुल बिल्कुल हुमायूं साहब, आपकी बात बड़ी आम है। ये जो बयानिया की जंग है ना, इसमें मीडिया का भी किरदार है, सियासतदानों को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, और यकीनन आप इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। अब देखना ये है कि आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किस तरह से करते हैं और कब बलूचिस्तान में कार्रवाइयों का आगाज़ होता है। बहुत शुक्रिया। और इस बार भी जिस तरह से इसमें इस्तेहकाम की हमने देखा था कि ऑपरेशन की बातें शुरू हुई तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि वो इसकी हिमायत नहीं करेंगे। अब भी एपेक्स कमेटी इजलास में फैसला हुआ है कि दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत हद तक बलूचिस्तान में बढ़ गए हैं और ऑपरेशन की ज़रूरत है, किया जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही लाइन के दूसरी तरफ खड़ी है। और दूसरी जानिब अभी तक मुज़ाकरात की कोई शुनीद जो है वो उस तरह से सुनाई नहीं दे रही कि किस तरह से होंगे, क्या तरीक़ेकार होगा, क्या हिकमत अमली। तो खैर इंतजार रहेगा, इससे मुतालिक भी हम आपको आगाह करेंगे। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। सर्दियों की आमद के साथ ही ना सिर्फ मौसम बदलता है बल्कि हमारे खाने पीने के अंदाज भी बदल जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। और यही वो वक्त होता है जब हम अक्सर अपने वज़न में इजाफे की शिकायत करते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं कि सर्दियों में हमारी जो खुराक है, ख़ास तौर पर ड्राई फ्रूट्स, वो हमारे वज़न को बढ़ा देते हैं। जी हाँ, और ग़िज़ाई माहिरीन ये कहते हैं कि सर्दी के मौसम में आम तौर पर लोगों का जो वज़न है वो 4 से 5 किलो तक बढ़ जाता है। ज़ाहिर है बढ़ना ही है जब आप हलवा जात खाएंगे सर्द मौसम में, इस तरह की चीज़ें। तहकीक में ये बात सामने आई है कि सिर्फ ज़्यादा खाना ही मोटापे की वजह नहीं बनता, दरहकीकत दीगर कई ऐसे अवामिल हैं जो मौसम सरमा में हमारे वज़न में इजाफे की वजह बनते हैं। और इसी टॉपिक पे तफसीलन गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे स्टूडियो में न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत बेहतर तरीके से इन मामलात को जानती हैं। जोहा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जोहा, पहला सवाल, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सबसे पहली बात कि लोग समझते हैं ड्राई फ्रूट्स खाने से या फ्रूट्स खाने से वजन में इजाफा होता है। लेकिन जब भी आप इनसे बात करते हैं ना ऐसे लोगों से, वो प्रॉपर बहस करते हैं आपके साथ। आपको क्या लगता है? बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, सर्दियों के स्टार्ट में आपने रखा है। इसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि खाली जो फूड है आपका वही वज़न की तरफ नहीं लेके जाता। अच्छा। जो विंटर सीजन है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज करने में। अच्छा। जब हमारा टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो नेचुरली हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जब स्लो होता है तो हम सबको पता है कि बॉडी जो भी चीज़ कंज्यूम करेगी वो अच्छे तरीके से बर्न नहीं करेगी और वो सारा आपकी बॉडी पे सम अप होगा और अल्टीमेटली वेट गेन होगा। तो जो थोड़े से लोग सुस्त भी हो जाते हैं ना सर्दी में। हो जाते हैं, तो मेटाबॉलिज्म का स्लो डाउन होना सर्दियों का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, फिर एक टेम्परेचर ठंडा होता है बाहर, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और सब लोग जो हैं वो सिर्फ अपने घरों तक महदूद हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज टोटली खत्म हो जाती है। स्मॉग ने तो बिल्कुल ही महदूद कर दिया। एग्जैक्टली, स्मोक ने, अभी फॉग नहीं आई, अभी स्मोक आई, और जो फॉग और विंटर्स पीक पे आनी है तो लोगों ने और घरों में बैठ जाना है और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। और हम सबको पता है कि सर्दियों में हम घरों में बैठ के सिर्फ कंफर्ट फूड्स खाते हैं कि जो हमें कंफर्ट दें, हमें खुशी दें और हमें एक सर्दी की फील वार्म रखे। सर्दी की जैसे नट्स की आप बात कर रही हैं, नट्स हमारे लिए इवन गर्मियों में बहुत अच्छे हैं और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, ये एक बड़ी डिबेट है जोहा, मतलब पाकिस्तान में खास तौर पर अगर हम देखें कि जी आपने गर्मियों में नहीं खाने, ये गर्म होते हैं, सर्दियों में खाएं जी ये गर्म होते हैं, इनके फायदे होते हैं, तो ये क्या मामला है? इसमें एक सिंपल फार्मूला ये है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं और आपकी बॉडी उसको बर्न करके हीट प्रोड्यूस कर रही है तो उसको हम गर्म से तशबीह दे देते हैं, और जो चीज़ खा के हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं करती उसको हम ठंड से तशबीह दे देते हैं। अच्छा। अब ड्राई फ्रूट्स खाने से बहुत से लोगों को आपने देखे एक्नी निकल आती है, डिफरेंट बॉडी के मैकेनिज्म्स खराब से हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ जाती है। वो क्यों होता है कि अगर आप ज्यादा अमाउंट में ऐसे फूड्स खा लें जो हीट प्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स पर यानी ये मसला नहीं है कि आप गर्मी में खा रहे हैं, ये मसला कि आप खा कितना रहे हैं। आप खा कितना रहे, एग्जैक्टली, अमाउंट कितनी खा रही हूँ। हमें ये लगता है कि अगर हम अच्छी चीज ज्यादा खाएंगे तो इसके बेनिफिट्स हमारी बॉडी को ज्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं है, एक्सेस ऑफ हेल्दी थिंग्स भी हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। और हर किसी की अच्छी चीज की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। अच्छा जोहा, मुझे ये बताइए, जैसे कि अभी आपने कहा कि सर्दियों में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म के साथ साथ अगर हम देखें कैटाबॉलिज्म भी है वो भी स्लो हो जाता है। इसको फास्ट करने के लिए, क्योंकि हम घर तक महदूद हैं, क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो ऐसी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा चिकनाई है उनसे परहेज करें।
जैसे हलवा जात की आपने भी हम बात कर रहे थे, तो हलवा ये तो आप जात जुल्म का कर रही हैं फिर। इस्तेमाल देखें आप लोग उसमें- दुकान के बाहर से गुजर जाएं, इतने हाँ, बड़े और बड़े फिर थाल सर्दी सजे हो, हों, उसके ऊपर हाँ। खोया, ओ चाय के साथ। लाहौरी किस तरह जो है वो रेजिस्ट करे वहाँ पे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब वही बात है ना कि आप 3 से 4 टेबल स्पून खा लें, लेकिन हम हाँ, ऐसा मतलब नहीं टेस्ट कर लेना आप, क्वांटिटी तो कम ये कर ठीक है। दीजिए, लेकिन खाएं जरूर। खाएं जरूर, क्योंकि ठीक है। जितनी चिकनाई ज्यादा होगी ना उतना मेटाबॉलिज्म और स्लो डाउन होगा, और वो जितने कैलोरिक डेंस हैं, चीनी कितनी है, घी कितने है उसमें, और कितनी हम चीजें डालते हैं, मुरब्बे लोग डालते हैं, वो कितना कैलोरिक डेंस हो जाता है कि वो आप इतना सा भी खाएं वो आपको लगता उतना है कि जैसे आपने एक पूरी जोहा मील वैसे कंज्यूम पढ़ाती की भी है। हैं तो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, मुझे इनकी ये बात अच्छी लगी कि आपने क्या अपने आप पे जबर करना। चलें खा लें, 3-4 चम्मच ले लें 3-4 उसमें। चम्मच खा लें। अच्छा जोहा ये बताइए, ड्राई फ्रूट्स की हम बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं? ठीक है, अच्छा बेसिकली जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें कैलोरीज सब में ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं जब हम क्वांटिटी बेस्ड बात करते हैं। जैसे 7 बादाम ले लें या अगर आप आधा अखरोट ले लें तो कैलोरीज हमें सेम मिलती हैं। ठीक है। बट ये बात है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते। हम कहते हैं फिस्ट फुल ऑफ नट्स ले लें, ये बड़ी एक मुझे ख़राब बात लगती है। अच्छा। मैं कभी भी ये बात नहीं करती कि जब हैंड फुल ऑफ नट्स ले ठीक लें। है। बहुत से लोग इसको प्रमोट करते हैं। अच्छा, हैंडफुल में अब हर एक का पाकिस्तानियों का हैंड तो यहाँ तक आ रहा होता है। यानी कि जो चीज़ आपके अच्छा, टॉपिंग भी है उस हैंड के बाद, टॉपिंग भी है हमारी। मतलब हर शहर में जाके हाथ का साइज बड़ी तब्दील हो जबरदस्त जाता है। आपने बात बात की हो है। जाता है। तो वो हमारे हैंडफुल आपने देखा होगा कहाँ तक आते हैं। यहाँ मैं लोगों को देखती हूँ, यहाँ लोग से कोशिश करते हैं कि एक बार हम यहाँ से बाहर आ रहे हैं, ऊपर से बाहर आ रहे हैं, so this is totally wrong, जिसको मैं इतना प्रेफर नहीं जबरदस्त। करती। बिल्कुल। आपने लेना है, मैं उनको क्वांटिटी बेस बताया, 7 बादाम सुबह के टाइम खाएं, शाम में आधा अखरोट खा लें। इसी तरह से मैं उनको काउंटिंग के थ्रू बताती हूँ कि आपने इतनी अमाउंट में खाना है। नो हैंडफुल, नो स्पूनफुल, नो कपफुल, ये चीज़ें टोटली रॉन्ग अभी है। जैसे कि जोहा आप क्वांटिटी की बात कर रही हैं, आप ही से जान लेते हैं कि सर्दियों में हम किस तरह प्लान करें अपना डाइट के, हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएं, हम सर्दी के मज़े भी ले लें और साथ ही साथ हमारा वजन भी मत बढ़े। सर्दियों में सबसे बड़ा मसला आपने डिप्रेशन का देखा होगा लोगों में हो जाता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम का बड़ा मसला आता है कि आपको आए दिन फ्लू और आए दिन बुखार हो। ये 2 बहुत बड़े मसाइल हैं। और तीसरा जो वेट का हमारा टॉपिक चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ा मसला मतलब है। 4 से 5 किलो सर्दियों में बढ़ Weight जाता है जो put कहा on हो जाता है, ये जाता किस तरह से, इस पे भी जरा बात इस कीजिए। पे बेसिकली ये होता है कि आपने सर्दियों का, मैं एक ओवरऑल आपको बता देती हूँ कि जी। इन 3 चीज़ों को अगर आपने ठीक रखना है, डिप्रेशन को, अपने वेट को और अपने इम्यून सिस्टम को, तो आपने करना क्या जी। है? करना ये है कि आपने ऐसे ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप रखें। अच्छा, ठीक फॉर है? इंस्टेंस जिसमें मैं सबसे पहले इस्तेमाल करवाती हूँ जिंजर टी का, जो अदरक का कहवा होता है बेसिकली। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, बीमारियों से दूर रखता है। सेम ठीक केस है। में जो हमारे पास काली मिर्च आ जाती है और दालचीनी आ जाती है, उनमें भी ऐसी ही जबरदस्त। प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी बॉडी में फैट सेल्स को बनने नहीं देती, और अच्छा। अगर फैट सेल्स बन रहे हैं तो उसको ब्रेक करने में या उनको बनने से रोकती हैं। और इसके अलावा गले के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर एग्जैक्टली, जैसे मैंने शुरू में smoke बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज ठीक हैं, है। इनमें एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज हैं, आपको इन चीज़ों से महफूज रखती हैं। तो एक तो इन कहवा जात का इस्तेमाल। बिल्कुल ठीक है। सेकंड पे जो हमारे सीजनल फ्रूट्स है, सर्दियों का जो ऑरेंज है उसका जूस या इवन उसका जो फ्रूट है, बल्कि फ्रूट ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि सर्दियों में जैसे हम ऐसे खाने खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैलोरिक डेंस होते हैं, और ऐसे खाने खाने से कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फाइबर इनमें नहीं होता। हलवा फाइबर जात नहीं है और में आप उसमें पानी भी नहीं पी इनमें पा रहे। फाइबर हलवा जात में और जैसे कुछ? हलवा जात में फाइबर हमारे पास नहीं आता है, ठीक है। जो भी हम और चीज़ें खा रहे होते हैं सर्दियों में, गरम गरम जैसे पेस्ट्रीज हो गई, बंस हो गए, गरम जो होते हैं, उसमें भी फाइबर हमारे पास नहीं होता। बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन का या लोअर जीआईटी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसे केसेस में मैं ऑरेंजेस का इस्तेमाल रोज़ाना की बेसिस पे 2 से 3 रिकमेंड करती हूँ। और जो हम बहुत साफ़ करके उसको खाते हैं, उसका वाइट वो पील नहीं। उतार के वो नहीं करना। आपने उसका वाइट पील जैसे ऊपर लगा हुआ, आपने उसके साथ ही orange अच्छा, का उसी तरह से, वरना उसी तरह कई से। लोग तो बड़ी सफाई करते हैं बहुत उसकी। सफाई, वो चीज़ बहुत ख़राब है। अगर आप पील उतार देंगे तो वो जो उसके ऑरेंज के अंदर जो फाइबर है वो आप कॉन्स्टिपेशन और को दूर आपका नहीं मकसद करेगा। जो है फाइबर इनटेक है, तो Intake आपको है। फाइबर खाना है ताकि वो और जैसे balance हो वेट की सके। हम बात करें तो सर्दियों में भूख का लगना एक बड़ी कॉमन चीज़ है। ये वाला फाइबर भूख को सुप्रेस रखता है, आपको लॉन्गर टाइम के लिए पेट भरा हुआ रहता है और आपको भूख महसूस नहीं होती है। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल और कहवा जात का, और थर्ड पे मैं सूप का इस्तेमाल रिकमेंड ज़रूर करती हूँ, जिसके अंदर अच्छा। आपकी जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं वो डाल सकते हैं, आप ब्रोकली डाल सकते हैं, आप स्पिनच ऐड कर सकते हैं, अप टू यू, आपको जैसा आपने पसंद सूप है। की बात की, सूप एक प्रॉपर मील है, बट हम लाहौरी वो जो आप है क्रैकर्स के साथ खाएं तो सूप जो प्रॉपर है मील वो स्टार्टर के तौर पे लेते हैं, एपेटाइजर के तौर पे लेते हैं। एग्जैक्टली सूप को हम एक रेगुलर मील बना सकते हैं, बना it can be सकते हैं made हम easily। उसको। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए, बच्चों के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। बच्चों की हिफाजत किस तरह की जाए सर्दियों में? उनके मामला जारी बात बहुत खराब है, जहाँ बड़े इतने ज्यादा इफेक्ट हो मुश्किल रहे मरहला हैं, ये, उन्हें ड्राई फ्रूट्स खिलाया किस तरह से? खिलाए कैसे? और जैसे आपने कहवा की बात की, बच्चे तो कभी ना ये कहवा पिए वो कि ये तो टेस्टलेस है,
तो किस तरह उनको इन चीज़ों की तरफ लाया? बच्चों का बड़ा फ़ायदा हमें ये आ जाता है कि जो उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं उसके अंदर हम उनको किसी तरह से मिक्स एंड मैच करके दे सकते हैं। लेकिन बच्चों की बात मैं यहाँ पर ज़रूर ये करूँगी कि बच्चा जब पैदा हो रहा है और 6 मंथ्स के ऊपर जब वो पहुँच रहा है, जब वीनिंग स्टार्ट करनी है, तो आप वहाँ से उसकी डाइट को लेकर चलें। मैं हरगिज़ ये नहीं कहती बच्चा 3 साल का हो जाए तो जी आप उसको ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करें। अब मेरी जो बेटी है वो माशाल्लाह 1 ईयर की है और मैंने उसको 6 मंथ की एज से ऐसे फूड्स देने शुरू किए हैं कि जो एक नॉर्मल बच्चा नहीं खा रहा। यानी कि नॉर्मल बच्चे से हमारा जो लोकल बच्चे नहीं खा रहा, सिर्फ दूध पे ही बच्चे को चलाया जाता है। अब मैं उसको एप्पल की प्यूरी देती हूँ, सिंपल एप्पल ब्लेंड करके वो खाती है। मेरी कोलीग्स के बच्चे नहीं खाते। उसको मैं जो कद्दू है उसकी प्यूरी दी है, वो उसने वो एक्सेप्ट की है। टेस्ट बर्ड्स भी जो है ना वो भी बन रहे हैं। टेस्ट बर्ड ना मैंने डेवलप उसका करना है। टेस्ट बर्ड डेवलप नहीं किया मीठे और नमकीन की तरफ। माएँ क्या करती हैं, शुरू में सूजी की खीर खिला रही है, उसमें फुल चॉकलेट मीठा दे ऐड दी। है, चॉकलेट ऐड चॉकलेट्स की बहुत हुई ज्यादा है, हर चीज़ मीठी की या नमकीन की तरफ लेकर जा रही है। मैंने उसका टेस्ट डेवलप नहीं किया। उसने बॉइल्ड राइस पसंद से खाती है, वो रोटी बहुत शौक से खाती जोहा, है। आपने बड़े मिसकंसेप्शंस जो है ना आज दूर किए हैं खासतौर पे लोगों के। लास्टली ये भी जरा एक मैसेज दे दें उन लोगों को जो कि सर्दियों की शामों में कुछ बैठते हैं, मूवीज लगा लेते हैं और बिस्तर में घुस के जनाब ड्राई फ्रूट्स उन्होंने पास रखा होता है उसका। क्या बात है, और क्या वो आपने फिर स्केचिंग की है? स्नैक्स के तौर पे देखे ना, मंजर कशी तो फिर करनी है ना एंकर ने। एग्जैक्टली। और वो फिर खाए जाते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। और इसमें पीनट्स का बहुत मैंने रोल देखा और वो कि खांसी जी, भी करती है। स्पेशली वो अपना जिक्र कर रहे हैं। नहीं मैं तो पीनट बटर सिर्फ लेता हूँ, पीनट से Obviously ये वो एक्टिविटी है जो हर कोई अपने घर में करना हाँ, पसंद exactly. करता है अपने इजी माहौल के सर्दियों में ये अंदर। तो बड़ी कैसे common बचा जा activity है सकता है, ये ये। कम कैसे कर सकते हैं? इससे बचा ये जा सकता है कि टीवी का इतना इस्तेमाल ना करें और टीवी मोबाइल का कर लें। टीवी जब देखना है तो कुछ साथ रख के देखना ही देखना है। ये एक बड़ी ठीक है। कॉमन प्रैक्टिस चल रही है। अब इसमें मैं लोगों को जाके ऑब्वियसली उनसे पीनट पैकेट उठा नहीं सकती, ड्राई फ्रूट उठा अच्छा ये नहीं बता दें, सकती। ये पीनट से खांसी का जो मसला होता है बहुत सारे लोगों का ट्रिगर होता है, इसकी क्या वजह है? बहुत से लोगों को पीनट की एलर्जी होती है। अगर पीनट से आपको कोई भी, जैसे पीनट बटर से बहुत से लोगों को सफोकेशन का प्रॉब्लम आता है, सांस में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो पीनट एलर्जी होती है बेसिकली। तो उसमें ये होता है कि यू हैव टू अवॉइड पीनट कंजम्पशन। आप उसका इस्तेमाल ना करें, आप दूसरे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें। ऑलराइट, मुतबादिल है। मुतबादिल हैं, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन सेम आम है। आदमी की पहुंच में है ना, थोड़ा सा सस्ती होती है मूंगफली। हाँ, पीनट का ये दूसरी कि की थोड़ी निस्बत। सस्ती होती है, लेकिन उससे एलर्जी बहुत से लोगों को जो उनको पता नहीं होता कि हमें इससे प्रॉब्लम है। और रेस्पिरेटरी ठीक है। ट्रैक जो प्रॉब्लम जैसे खांसने का मसला है, अस्थमा का मसला है, ये पीनट सारा ट्रिगर करने में रोल प्ले करती हैं जहाँ एलर्जी आ जाए। तो मैं लास्टली यही कहूँगी कि अपनी सेहत का आपने खुद ख्याल रखना है। जो चीज़ जितनी हेल्दी है वो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा खाएं तो और हेल्दी होगी, वो और नुकसानदेह भी आपके लिए हो बस सकती है। क्वांटिटी का ख्याल सो रखिए। क्वांटिटी एंड मॉडरेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और बिल्कुल वैरायटी भी अपनी डाइट में रखें। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि आप सर्दियों में सिर्फ एक पीनट का इस्तेमाल करें या आलमंड का इस्तेमाल करें, आप फिश का इस्तेमाल करें। आप- जबरदस्त, ओमेगा आप 3 के लिए हर चीज़ लें, वैरायटी के अंदर लें ताकि आपकी बॉडी हेल्दी वे में रहे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जोहा, Thank आपने you so बहुत much, सारी जोहा। इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। अब नाजरीन आपको पता चल गया होगा कि सर्दियों में आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, कैसे खाना और क्या खाना है। और आपने अभी बस क्वांटिटी का ख्याल रखना है कितनी लेनी है। हमने ब्रेक लेनी है, हमें इजाजत दें, हम हमें लेने दें। वापस आपकी खिदमत में दोबारा आते हैं। Stay with us. Welcome back to सुनो पाकिस्तान। अब क्रिकेट की बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत के मुख्तलिफ हरबे और हथकंडे जारी हैं। भारतीय बोर्ड ICC के बाद हाइब्रिड मॉडल के लिए मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड को पैसे की ऑफर करने लगा है और ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होने जा रही है और ICC पाकिस्तान को मनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी को 3 माह बाकी हैं और इतलात ये आ रही हैं कि ICC रवां हफ्ते शेड्यूल का ऐलान कर सकता है, क्योंकि अभी तक भारत का जवाब न आने की वजह से शेड्यूल जारी नहीं हो सका। ICC ने भारत से पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात मांगी थी, मगर 10 दिन गुजर गए हैं और भारत की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। दूसरी जानिब PCB में तकर्रियों और तैनातियों का सिलसिला जारी है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार याया हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया याया साहब आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, चैंपियंस ट्रॉफी को 3 माह का वक्त रह गया है और अभी तक स्केड्यूल जारी नहीं हो सका। आप जैसे कि जानते हैं कि ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल प्लानर्स और शायकीन बेचैनी का शिकार हैं। कब तक चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल का इम्कान हो जाएगा? सबसे पहले तो नजफ और उजैर मलिक आपको अस्सलाम वालेकुम। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो आपने बात की, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है वो भारत की वजह से इस वक्त खटाई में पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ भारत का मीडिया जो है हर रोज कोई ना कोई नया शोषक छोड़ रहा है। और कभी वो कहते हैं कि टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं होगा, कभी वो कहते हैं कि जी भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, कभी वो कहते हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। देखिए
थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आगे आने वाले दिन इस बात का खुलासा कर देंगे कि क्या होना है और क्या नहीं। अच्छा याहिया साहब, पाकिस्तान के खत पर आईसीसी ने भारत से तहरीरी जवाब मांगा था, उसको तकरीबन अब 10 दिन गुजर गए हैं, मगर हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्या लगता है आपको, क्या सोच कार फरमा है, क्या सोच रहा है भारत जो कि अभी तक जवाब नहीं मिला? देखिए उजैर मलिक साहब, बात दरअसल ये है कि भारत क्या जवाब, बात जवाब की हो तो कोई जवाब देना, जवाब वो कैसे देंगे, वो क्या कहेंगे कि सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो फिर उनको एक ही बहाना है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, ये बाकी टीमें पाकिस्तान कैसे आ रही है, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आ रही, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई सीरीज टूर्नामेंट हो रहा है जो मुल्तान में खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें खेलेंगी। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वेस्ट इंडीज की टीम 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। हाल ही में इंग्लैंड की टीम 3 टेस्ट मैच खेलकर पाकिस्तान से गई है। तो उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भाई जब आप ये सवाल उठा रहे हैं कि हम सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो ये बाकी टीमें पाकिस्तान कैसे आ रही। और अब बहुत हो चुका, मैं इससे पहले भी ये बात कर चुका हूँ और सबको ये बात नजर आ रही है कि दुनिया की टीमें पाकिस्तान का दौरा कर रही है। ये सिर्फ सियासत है और सियासत के अलावा और कुछ। बिल्कुल ठीक याहिया साहब, ये बड़ी बेबुनियाद बात है कि भारत कहता है सिक्योरिटी की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता। ये भी बताइएगा, भारत ने हाइब्रिड मॉडल के लिए आईसीसी को पैसों की ऑफर की है और अब दीगर बोर्ड्स को भी पैसों की पेशकश कर रहा है, तो क्या भारत पैसों के जोर पर अपना मकसद पूरा कर पाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, पैसों की जहां तक आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत वाज़ेह और क्लियर स्टांस है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि जी बहुत हो चुका, बहुत झुक चुके, बहुत हम जो है वो पीछे चले गए। हर बार भारत ने इनकार किया, लेकिन हम हर बार भारत खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार अब भारत को सोचना पड़ेगा, भारत को कोई ठोस जवाब देना पड़ेगा, वरना अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे। और अगले ही बरस जब चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके अगले बरस यानी 2026 में भारत आईसीसी वर्ल्ड T20 को होस्ट कर रहा है और श्रीलंका उसके साथ है। फिर उसके बाद 2029 जो है, 2029 में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी 2029 में आईसीसी वर्ल्ड T20 है, 2030 में वर्ल्ड कप है और 2031 में फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। तो भारत को अब ये सोचना पड़ेगा कि वो खेलने या सियासत करने, और हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि हर बार वो पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार करेंगे और हर बार हम चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये सियासी खेल छोड़ के असल खेल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सर ये भी बताइएगा कि पीसीबी ने शाहिद असलम साहब को कौमी टीम का बैटिंग कोच बनाया है। शाहिद असलम, क्या लगता है आपको कौमी बैटर्स की खामियां दूर करने में किस हद तक कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि हम देखते हैं मैच में कि बॉलिंग तो हमें सपोर्ट करती है, लेकिन बैटिंग की तरफ से बड़े मसाइल का सामना रहता है। उधर साहब, बात दरअसल ये कि शाहिद असलम पाकिस्तान क्रिकेट के उन चंद लोगों में शुमार किए जाते हैं जो हर क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे हैं और पहली मर्तबा वो पाकिस्तान टीम के साथ नहीं आए हैं। इससे पहले भी वो पाकिस्तान टीम के साथ आ चुके हैं, क्योंकि वो एक आप ये कह लें कि हर किसी के साथ जो है वो मिलकर काम करने वाले बंदे हैं और सर झुकाकर काम करने वाले बंदे हैं। ऐसे बंदों की हर जगह जो है वो जगह बन जाती है। बिल्कुल। इससे पहले भी वो बहुत सारे लोगों के साथ काम कर चुके हैं और अब आकिब जावेद चूंकि पाकिस्तान टीम के हेड कोच की हैसियत से जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे में मौजूद होंगे व्हाइट बॉल सीरीज में, और तब्दीलियों का अमल एक बार फिर शुरू हो चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि तब्दीलियां रुकी कब हैं, जब से सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब आए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। वहाब रियाज साहब को एक बार से फिर चीफ सिलेक्टर बना दिया गया है, ये मेरिट पे है तैनाती? देखिए, मेरिट पे तैनाती की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको जिस तरह कहा कि काफी अरसे से ये क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं और काफी क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ अदवार में इन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ काम किया है। लेकिन आपका ये कह देना कि शाहिद असलम के आने के बाद दूध की नहरें बहने लगेगी, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी छक्के पे छक्का मारने लगेंगे, वो सिर्फ छक्के और चौकों के साथ खेलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ग्राउंड में तो खिलाड़ियों ने खेलना है। शाहिद असलम साहब जो है वो मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो खिलाड़ियों के साथ घंटों जो है उनको बैटिंग की मशक़ें कराते हैं, इसीलिए उनको टीम के साथ रखा गया है। लेकिन ये कह देना कि जी उनके आने के बाद हमारे बैट्समैन आउट नहीं होंगे, हर गेंद पर छक्का और चौका मारेंगे, ये ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। ज़रा क्विकली रिस्पांस कीजिएगा इस पर। पीसीबी में साबिक क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ को भी अभी तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। इन्हें 2 से 3 ऑफर्स भी की जा चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये मामला किस हद तक कहाँ पे जा रहा है?
तो ये यूसुफ की जहां तक आप बात कर रही है, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान क्रिकेट के उन चंद लोगों में शुमार होते हैं जो उनके खेल के ऊपर कोई दो राय है कि वो बेहतरीन किस्म के खिलाड़ी थे और हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट में जब बेहतरीन बल्लेबाजों का नाम आएगा तो उसका मोहम्मद यूसुफ है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड में का जो काम है वो एक कोच की हैसियत से, मेंटोर की हैसियत से तो समझ आता है, बाकी सेलेक्टर की हैसियत से बिल्कुल बिल्कुल आपने याया साहब आपने कुछ कहा भी नहीं और कुछ कह भी गए हैं। यानी ठीक है कि वो अच्छे बैटर हैं, अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन मैनेजरियल स्किल्स जो है ना वो ऐसे ओहदों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया याया हुसैनी साहब, आपने इनसाइड थी चीज़ें वो हमारे साथ शेयर की। और यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइए, स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, आजकल ये बहुत सुनने को मिलता है कि फलां शख्सियत की वीडियो लीक हो गई है, फलां की ये पिक्चर्स लीक हुई है, फलां का डाटा लीक हो गया है, कहीं ऑडियो लीक भी आ रही हैं तो कहीं वीडियो लीक हो रही हैं। आखिर ये वीडियो और पिक्चर लीक होती कैसे हैं, इसकी वजूहात तो हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। मगर आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं ना तो इस दौरान हम बहुत सारी हमसे परमिशंस मांग ली जाती हैं और इतना वक्त भी नहीं होता कि हम उसको पढ़ें। बाज़-औक़ात वो ये भी कहते हैं कि आपकी मोबाइल गैलरी तक रसाई चाहिए, आपके माइक तक हमें एक्सेस चाहिए, लोकेशन भी मांग ली जाती है। अगर आप लोकेशन ऑन नहीं रखेंगे तो वो ऐप ही नहीं चल रही होती। हम देखे बगैर इन सब चीज़ों को ओके करते हैं और जब हम किसी भी ऐप को परमिशन दे देते हैं तो फिर वो हमारे माइक के ज़रिए हमारी आवाज़ भी सुन लेते हैं और गैलरी से हमारी तस्वीरें भी जो हैं वो भी हासिल कर सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी ऑडियो, वीडियो और तस्वीरें आखिर लीक हुई किस तरह। और इसके साथ साथ कुछ ऐप्स तो ऐसी होती हैं कि अगर आप उनको एक्सेस नहीं देते तो वो बार बार आपकी स्क्रीन पर आती है, आपको काम नहीं करने देती। फिर इसके साथ साथ जैसे कि अभी एग्रीमेंट की बात की गई है, आपको वो एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना पड़ता है और हम ये कहते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि इतने सारे पेजेस कौन पढ़े, ये भी एक दिक्कत नजर आती है हमें। तो डाटा लीक होने से कैसे बचा जा सकता है और ऐप्स को डाउनलोड करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये बातें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है सबके लिए। तो इसी पर बात करने के लिए हमने स्टूडियोज में दावत दी है डाटा साइंटिस्ट इरफान मलिक और माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान बोथ ऑफ यू। इरफान, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, सबसे पहले हमें ये बताइए ये ओपन, डीप, डार्क वेब क्या है, क्या डिफरेंस है इनमें? देखें, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो लीगल तरीके से हो रही होती है। मैं आपको बड़े लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ। वेब पे लीगल तरीके से हो रही होती है, उनके पीछे एक सिस्टम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लीगल एंटिटीज़ होती हैं। डार्क वेब इज़ अ वेब जहाँ पे कोई कानून नहीं है आपका। दे आर प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड सिमिलर लोग जिनका पर्पज़ ही इस तरह का होता है कि हमने इस तरह का काम करना है। मैं अगर उससे भी बेसिक तरीके से समझाऊँ तो वो ये है कि आपका ये पूरा स्टूडियो का एक पूरा प्रोटोकॉल है, पूरे SOPs हैं कि किसने किसके साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। होता क्या है कि 4-5 लोग उठते हैं, वो अंदर से अपना नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, अब वो आपके प्रोसेस से SOPs से अलग हैं, दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड। वो कुछ भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, वो बेस करता है ट्रस्ट पे, वो बेस करता है उनके अज़ाइम पे और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह का एक नेटवर्क एग्जिस्ट करता है जिसके ऊपर ये सारी बाइंग एंड सेलिंग होती है, बहुत कुछ होता है। वो तो बहुत ही बुरी चीज़ है अगर हम उस तरफ निकल जाएं तो। जो आपका डेटा होता है, जो आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक भी वहाँ पे होती है। लेकिन वहाँ पे बायर और सेलर जो दोनों होते हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं, तो दे आर डीपली कनेक्टेड। उस नेटवर्क को हम यूजुअली कहते हैं। बट जो डेटा लीक का ताल्लुक है, उसका ताल्लुक प्राइमरीली जो है ना, आज का जिस डेटा लीक की आप बात कर रहे हैं वो हमारे इसी वेब से ताल्लुक है। ठीक है, और उसमें मोस्टली डाटा लीक किया जाता है। दो चीज़ों को आपने डिफरेंशिएट ज़रूर करना है जी, वो क्या? डाटा लीक करना या डाटा लीक होना। ठीक है, डाटा लीक नहीं होता, डाटा ब्रीच होता है। ठीक है, लीक किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम डाटा लीक किया जाता है। डाटा ब्रीच होता है। अब डाटा ब्रीच हो कैसे होता है, उसको कैसे रोकना, और डाटा लीक को कैसे रोकना, अब ये दो मुख्तलिफ टॉपिक हैं। इसी पर मजीद गुफ्तगू हम करेंगे। नबीहा, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। मुझे बताइएगा, ये जो वीडियोस लीक हो जाती हैं, ये जिस तरह हमने माइंडसेट की बात की बायर और सेलर की, क्या माइंडसेट होते हैं इनके कि ये इस तरह की हरकत करते हैं और सोचते भी कैसे हैं? ये सब किस तरह प्रोसेस करता है इनका बेसिकली माइंड? सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस से एक जाहिर है कि हर सोच से डेवलप होता है। एक सोच जो है वो जन्म लेती है और उसके बाद जो है ये नेगेटिविटी फैलाने के लिए पूरा एक प्रोसीजर, पूरा एक गैंग जो है वो तरतीब दे दिया जाता है कि हमने इस तरीके से इस चीज़ को जो है वो फैलाना है। अच्छा देखिए, इसके पीछे इनके बहुत से सर्कमस्टांसेस होते हैं। जाहिर है कि वहाँ पर अर्निंग सिचुएशन होती हैं कि अगर आप किसी का डाटा जो है वो लीक करके किसी दूसरी जगह पर जो है वो रखती हैं, जैसे आपकी डार्क वेब्स हैं या कोई और ऐप्स हैं जो ख़तरनाक हद तक डाटा लीक्स करने में बहुत ज़्यादा इस वक्त इन है। ये आपका डाटा जब चुराते हैं और इनका पूरा प्रोसेस होता है मेंटली,
कि इन्होंने जो है वो करना है। देखिए कोई भी बंदा अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है, दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। लोग या तो अच्छाई पे काम करते हैं या बुराई पे काम करते हैं। जिन लोगों ने अच्छाई पे काम करना है वो अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, अच्छी चीज़ें मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और सोशल मीडिया तो इस टाइम एक साइलेंट वॉर बन चुका है। आपने एक दज्जाली फितने का नाम सुना होगा, ये हम आखिरी दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं हमेशा साइंस को इस्लाम से कनेक्ट करके बात करती हूँ। 1400 साल पहले जो इस्लाम ने आपको क्लियर कर दिया, साइंस आज प्रूफ कर रही है उन सब चीज़ों को। आपके ये डेटा लीक्स, आपकी ये वीडियो लीक्स, आपकी ये चीज़ें, ये दज्जाली फितना है। एक फितना जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है सोशल मीडिया के थ्रू, और अब उसमें नेगेटिव फोर्स रखने वाले लोग जो हैं उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिनका दिमाग नेगेटिव में ज़्यादा चलता है। अच्छा देखिए, जहानत हर इंसान के पास होती है, डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी जहानत को जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिविटी की तरफ इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये नेगेटिव फोर्स आती है ना, तो ये इस तरह की एप्स प्रोड्यूस करते हैं जो रसाई लेती हैं आपके मोबाइल डाटा तक। इनका सबसे पहला जो शिकार होता है ना, वो आपके कॉन्टेक्स्ट लिस्ट होती है, आपकी गैलरी होती है, आपकी पिक्चर्स, आपका डाटा। और ख़ास तौर पे ख़वातीन बहुत आसानी के साथ फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी अपनी पिक्चर जो है वो पोस्ट कर देती हैं। आप फैमिली के साथ बैठे हैं, आप कुछ खा रही हैं, पी रही हैं, कुछ भी है, साइकोलॉजिकली इंसान खुशी महसूस करता है, एक डोपामिन खारिज होता है, खुशी मिल रही होती है कि जी लोग जो है वो इस पर कमेंट्स कर रहे हैं, उसके बाद कमेंट्स देख के खुशी मिल रही होती है। मतलब हमने खुशियों का मियार जो है वो सोशल मीडिया से तय कर दिया, कमेंट्स पे डाल दिया। यस, अब जब हमने अपनी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी के साथ शेयर कर दिया, तो फिर आप नेगेटिविटी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। बताइएगा कि ऐसी कौन सी नफ्सियात, क्या ऐसा मतलब साइंस कार फरमा होती है कि जो इस तरह की वीडियोस जो हैं आप रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन में रखते हैं, ये क्या मामला है? देखिए, जब भी कोई नेगेटिव फोर्स आपके दिमाग को काम करती है, ग्रैब करती है, इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है। इस पे पहले काम किया जाता है, जहन साजी की जाती है। अच्छा। बिल्कुल इसी तरह जैसे दहशतगर्द प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे लोगों को ये बताया जाता है कि तुम अगर जो है वो खुद जाकर ये काम करोगे, हमला करोगे, तो तुम एक बहुत बड़ा जहाद कर रहे हो। इसी तरह इनकी जो है वो जहन साजी होती है, और फिर जहन साजी होने के बाद इनका पूरा एक प्रोसीजर होता है, इनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, फिर जाकर जो है वो ये डाटा लीक्स या जो दूसरी ये ऐप्स हैं जो आपके रसाई हासिल करती हैं, एग्रीमेंट्स आपको भेजते हैं, और आप एग्रीमेंट पढ़े बगैर, जैसे कि भी आप कह रही थी कि पढ़े बगैर जो है वो इतना सारा होता है, उसको कुछ लोगों को तो समझ भी नहीं आ रही होती, उसको फौरन एग्री कर देते हैं। वो पेजेस ही इतने सारे होते, इतने बड़े-बड़े पैराग्राफ्स। ये भी हमारी साइंस है, ये भी हमारा मेंटल हेल्थ है। वो जो आप बात कर रहे थे सिक्योरिटी लीक और ब्रीच की, उस पे कमेंट कर दीजिएगा, डाटा ब्रीच की। और उसके साथ ये भी बता दीजिएगा कि फिर ये जो एप्स परमिशन मांग रही होती हैं, ऐप आपको जरूरत है उसकी, तो परमिशन उसको दिए बगैर आप किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑपरेट नहीं कर सकते, बच कैसे सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं होता कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर हम डाटा ब्रीच की बात करते हैं तो लोग अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, नाजेबा वीडियोस भी आपने देखा अभी पेज पे रखते हैं, वो तो होना ही नहीं चाहिए ना। सबसे पहला उसका बचने का तरीका है कि डोंट डू दिस स्टूपिड थिंग, यू कांट ट्रस्ट द डिवाइस। इससे ज़्यादा बेहतर अच्छा तरीका कोई नहीं। यू कांट नॉट ट्रस्ट एनी डिवाइस। चलें, आप कहते हैं जी आपने सारी परमिशन का ख्याल रखा, आप कह लें जी आपके पास बहुत सिक्योर फ़ोन है, आप फिर भी नहीं कर सकते। आज के दौर में आप नहीं कर सकते। पहली तो बात ये क्लियर कर दूं कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये काम करेंगे तब आपकी वीडियोस महफूज होंगे। देयर इज़ नो सच वे, सो पुट इट आउट ऑफ द वे, डोंट इवन डू दैट। अब आता है कि आपके पास बिजनेस की वीडियोस भी हो सकती हैं, आपके पास फैमिली की वीडियोस भी हो सकती हैं। वो वीडियोस जो आपने रिकॉर्ड मेमोरीज के लिए रखी हुई हैं, वो होती हैं, लोग रखते हैं। अब उनका एक हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें चंद बेसिक चीज़ें नहीं पता, हम अपना पासवर्ड नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। देखिए, हर एप्लीकेशन की परमिशन नुकसानदेह नहीं होती। आप बैंक की एप्लीकेशन लेंगे, वो भी आपसे परमिशन मांगेंगे। आप गूगल की एप्लीकेशन लेंगे, वो भी आपसे परमिशन मांगेंगे। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन जो आप प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं, उन्होंने परमिशन लेनी है आपसे, क्योंकि जो भी कंपोनेंट यूज हो रहा है उसका मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि नंबर 1, आप अपने क्रेडेंशियल्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी डिवाइस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी डिवाइस का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मना करता हूँ हमेशा कि आप कहीं भी जाके पब्लिक नेटवर्क पे अपनी डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं। जहाँ से फ्री वाईफाई मिलेगा, हमारा पहला काम होगा फ्री वाईफाई कनेक्ट कर लो, हॉटस्पॉट है कनेक्ट कर। दिस इज वेरी डेंजरस। अच्छा, यू शुड नॉट डू इट। फ्री वाईफाई से कनेक्ट करना इज लाइक गिविंग देम द कंट्रोल कि आओ मेरी डिवाइस के अंदर आ जाओ। जहाँ तक हैकिंग का सवाल है ना, मैं आपको इतना बता दूं कि थोड़ा सेंसिटिव है, मैं आपसे इतना बता दूं, ऐसे सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं जी जो बिना आपके फोन पे एक भी क्लिक किए आपके फोन का पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। वी कॉल इट 0 क्लिक। ठीक है, तो एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे पास हैं भी, बट वो पब्लिक के लिए यूज नहीं होते। बट इस लेवल तक भी आपकी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी डिवाइस पे एक मैसेज आएगा जी
वो मैसेज आपकी डिवाइस में लैंड करेगा, आपने कुछ नहीं करना, और उसके लैंड करने के बाद आपकी पूरी डिवाइस कंप्रोमाइज हो जाएगी। अब आप मुझे बताएं कहाँ गई परमिशन, कहाँ गई एप्लीकेशन, कहाँ गया एग्रीमेंट, सब खत्म ना, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इससे सिर्फ एक ही हल है, अगर आपकी फोन में कोई डेटा है ही नहीं, आपने वहां रखा हुआ ही नहीं है, हाँ जी। तो इट इज ओके, यू आर सेफ। सो व्हाट यू नीड टू डू, सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोटेक्ट योर पासवर्ड्स, हाउ टू कीप योर फोन सिक्योर। आप अपने फ़ोन को किस तरह से पब्लिक के उस पर वो नहीं एक्टिवेट नहीं करते, और उसके साथ साथ आपके पास एक सर्टेन बैकअप होना चाहिए। अगर आपके पास सेंसिटिव डेटा है, मैं सेंसिटिव डाटा को सिर्फ वल्गर डाटा को नहीं कह रहा, मैं बिजनेस के पासवर्ड्स हो सकते हैं बहुत। सो देयर इज ओनली वन वे टू डू दैट, एवरी नाउ एंड देन टेक योर डाटा ऑफलाइन, आप अपनी ड्राइव में रखें, और अपनी ड्राइव अपने पास रखें जो ऑफलाइन ऑनलाइन ना हो, अपनी मेमोरीज रखनी है ना। आप अपने 20 साल का डाटा फोन में रखे होते हैं, या आप पता है उसको सिक्योर कैसे करते हैं, फोन से उठा के क्लाउड में डाल देते हैं। हाँ जी। क्लाउड में और ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्लाउड और ज्यादा इनसिक्योर, पैसे दे के भी इनसिक्योर। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे जाके आपने कहा ना कि हर जगह जाके आपने डिवाइस कनेक्ट नहीं करनी, कि कैफे गए, रेस्टोरेंट गया, हम फौरन से पहले सबसे पहले जाके कनेक्ट करते हैं वाईफाई, भाई वाईफाई दे दो। उन्होंने भी आपकी सहूलत के लिए कार्ड रखा होता है कि बिल्कुल स्कैन करें और करेक्ट करें। तो एक्चुअली आप उनको एक्सेस दे रहे होते हैं बिल्कुल कि अपने आप मोबाइल और अपनी डाटा ट्रैफिक को मॉनिटर करके आपके क्लाउड के पासवर्ड तक बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ठीक। वहां से होता है। अच्छा नबीहा, मुझे ये बताइएगा कि ऐसा ही क्यों देखने में आया, या ये इत्तेफाक है कि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स जितने भी हैं उन्हीं की वीडियोस लीक होती हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि पॉपुलैरिटी के लिए हो, या कोई और एजेंडा हो सकता है? वीडियोस बनती हैं तो लीक होती हैं। अगर वीडियोस हो ही ना, बने ही ना, तो वो लीक कहाँ से हो? हम अपने फ़ोन में जो है वो अपने फैमिली पिक्चर्स और दूसरी पिक्चर्स जो है वो नहीं रखते, या किसी भी किस्म की कोई ऐसी फ़ोटो या मोबाइल फ़ोन से जो है वो वीडियो नहीं बनाते, तो फिर वो लीक क्या होगा? ये तो फिर इम्पॉसिबल सी बात है। आप इतना महंगा फोन लेते हैं वीडियोस के लिए, कैमरास के लिए, देखिए ना, ये साइकोलॉजी है। अब ये साइकोलॉजी है, वो कहते हैं ना कि अगर आप एक ऐसे बंदे को जिसने कभी शहर ना देखा हो और उसको बत्तियां दिखा दें, तो वो बेसिकली मेंटली जो है वो इतना खुश हो जाता है। ये सारा खुशी हासिल करने के लिए किया जा रहा है, बेसिकली नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। आप अपनी ड्राफ्ट में कोई भी वीडियो सेव करते हैं और वो एप्लीकेशन, वो ऐप जो है वो आपको बार बार रियलाइज करवाती है। आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी ड्राफ्ट में डाल दें, फेसबुक पे कर दें, वो मैसेज आ रहा होता है कि अगर आप इसको पोस्ट करेंगे ना तो इससे आपको बहुत अच्छे व्यूज मिलेंगे। वो आपको लिखा रहा होता है। अब उन्हें कैसे पता कि ड्राफ्ट में जो है वो क्या पड़ा हुआ है? इसका मतलब कि आप अगर जो चीज छुपा के भी रख रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और वो आपको बार बार जो है वो नोटिफिकेशन भेजी जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि वो ड्राफ्ट वाली चीज़ जैसे ही पोस्ट करते हैं वैसे ही वो वायरल हो जाती है, या वैसे ही वो चीज़ जो है वो निकल जाती है। ये वाली जो एक साइकी है ना, हमें इससे निकलना होगा। पहले तो ये कि हमें पता होना चाहिए कि हम कितने खूबसूरत हैं और कितने बदसूरत हैं। लोगों से कमेंट सेक्शन में जाके पूछने से बेहतर है कि आप अपनी ज़ात को शीशे में देख के खड़े होके साइकोलॉजिकली अपने ऊपर जो है वो ये ट्राई करें कि आप खुद कितने अच्छे हैं, आप में क्या खामी है, आप में क्या खूबी है। जब आप लोगों से पूछना शुरू करेंगे ना, तो आप सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू इसी तरह हैक्ट होते रहेंगे, और फिर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान का दिमाग हैक हो जाता है। और सोशल मीडिया ऐप पे भी पता नहीं वो अकाउंट किसका है। हाँ, आप किसी की तलाश में है और उस अकाउंट के पीछे कोई और है ऑपरेट कर रहा है। इरफान, एक तो ये चीज बता दें कि इस्लामी मुल्क है हमारा, एक इस तरह का अगर मवाद लीक होता है तो अगर दोनों जो फरीक हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करवाते, तो क्या हमारे इदारे ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, और उनके खिलाफ भी जिनका ये डाटा होता है? इसमें थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगी। रीसेंट केस आपने मिनाहिल का देखा होगा, वो अभी भी वो जो हजरत हैं टिकटॉक बना रहे हैं डिफरेंट खवातीन के साथ रिलैक्स हो गए, लेकिन जिसकी जिंदगी तबाह होनी थी समहाउ वो हो गई। तो ऐसे कोई कानून है जो रिस्ट्रिक्ट कर सके? क्या आप इस्लामी कानून हम पे नाफिज नहीं होते? क्या इस्लाम आपको वल्गैरिटी की इजाज़त देता है? एक बात बताएं, आप आधे कपड़े पहन के जाके बाहर सड़क पे खड़े हो जाएं तो आपको कोई नहीं रोकेगा इस मुल्क के अंदर। क्या इस मुल्क के अंदर इस्लाम बिल्कुल ख़त्म हो गया है? अगर आप किसी को आधे कपड़े पहन के रोड पे चलने की इजाज़त नहीं दे सकते, अगर आप लड़का लड़की को वो काम जो वीडियो में देखा वो रोड पे भी करने देना, फिर उनको अलाउ कर देंगे। शॉपिंग मॉल में भी आप ये करें, रोड में भी आप, मॉल पे भी। अगर वो हरकत जो उन्होंने कैमरा पे की है वो रोड पे करते हैं तो क्या होगा? रोकेंगे ना उन्हें। अगर वहां रोकेंगे तो उसको वहां भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेंड बन जाता है फिर। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक बंदे ने ऐसा किया, उसको पॉपुलैरिटी मिली, उसको व्यूज मिले, उसको सब्सक्राइबर मिले, उसको वैल्यू मिली, उसको पैसा मिला, फिर वो बात दुनिया भूल गई और वो एक नेक्स्ट लेवल की सेलिब्रिटी बन गया अगले 4 सालों के अंदर। ठीक है, तो अब सवाल मेरा ये है कि दूसरे लोग ऐसा क्यों ना करें?
फिर वल्गैरिटी क्यों नहीं फैलेगी? वो तो नहीं आइडियलाइज करेंगे ना, सोसाइटी और माइंडसेट का प्रॉब्लम आ गया। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा तकरीबात में जनाब, इवेंट और पे सेल्फीज बनाई जा रही है। अफसोस की बात ये है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। अफसोस की बात है सरकारी इदारे भी कुछ ऐसे हैं कि वो भी बुला रहे होते हैं ऐसे मेहमान। सर बड़े बड़े लोगों को, जो मैं बताता हूँ, जो बातें जो लोग इंटरटेनमेंट के नाम पे वल्गैरिटी फैला रहे हैं, लो आईक्यू, जीरो आईक्यू कंटेंट फैला रहे हैं, हमारी लोगों को ये कह रहे हैं कि देखो ये आसान रास्ता है पैसा कमाने का, आप छोड़ें, आप डेटा साइंटिस्ट बन के क्या करेंगे, आप डॉक्टर बन के क्या करेंगे, आप फिलोसोफर बन के क्या करेंगे, एंकर बन के क्या करेंगे? आप सिर्फ एक कैमरा उठाएं, माँ को दिखाएं, बहन को दिखाएं, घर के दिखाएं, वॉशरूम दिखाएं, बेडरूम दिखाएं, खुद को दिखाएं, आप ये लें सेलिब्रिटी बन गए, ये देखें, ये हम चाहत फतेह लिखा, ये ऑफिशियल अवार्ड मिल रहे हैं उसके ऊपर, ये बड़े बड़े लोग उसको बुला के दे रहे हैं क्योंकि ही इज अ सुपर हीरो ऑफ पाकिस्तान। और जो लोग बेचारे प्रैक्टिस कर करके पढ़ के टैलेंट पैदा करते करते मर गए, उनको कोई लिफ्ट नहीं कराता, क्योंकि हम बड़ा वैलिड पॉइंट है, हम एक्चुअली उनको नहीं फेमस कर रहे हो। म्यार हमने तब्दील नहीं किया ना, म्यार हमने जो है वो माइंडसेट भी तब्दील कहाँ से होगा जब तालीम ही नहीं होगी। आपके माशरे में आए दिन तो आपके स्कूल बंद रहते हैं, आने वाली जो हमारी और नस्ल है, क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे, क्या एडवाइस, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, नौजवान नस्ल को इस वक्त सोचना है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी तालीम पर देना है। तालीम के साथ तरबियत जो वालिदैन ने करनी है और टीचर्स ने करनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त में ना तो अच्छे वालिदैन हैं, ना अच्छे साथी हैं कि जो बाकायदा तौर पे आपको तालीम के साथ तरबियत भी दे सकें। इसलिए जो यंगस्टर्स ये समझते हैं कि उन्हें आगे जाके कुछ करना है, उन्हें सबसे पहले ये समझना है कि उन्हें नेगेटिविटी से बचना है, उन्हें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना है। कहते हैं कि आप जितने अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं, आपका किरदार भी आपके उन लोगों से पहचाना जाता है। कंपनी मैटर करती है। कंपनी मैटर करती है। आज की हमारी कंपनी पे ज़रा गौर करें कि हम किस सर्कल में बैठ रहे हैं, कहाँ कौन से लोग हमारे दोस्त हैं। मौला अली का कॉल है कि वो शख्स अगर किसी को देखना है, जांचना है, परखना है ना, तो उसके दोस्त देख लो। बिल्कुल। तो आपके दोस्त कितना मैटर करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में आपके वो दोस्त मैटर करते हैं जो आपको गलत तरफ, बुराई की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल नवीया, बड़ा अच्छा आपका मैसेज है। मैन इज ऑलवेज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो ये तो सबको पता है और बस इस पे अमल करने की जरूरत है। बहुत अच्छी आपसे डिस्कशन रही, थैंक यू सो मच इरफान एंड नवीया। और अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको शो में खुश आमदीद करते हैं और बात कर लेते हैं एक ऐसे मौजू की जो कि असरार, हकीकत और ईमान के दरमियान एक पुल बांधता है। वो है जादू, जिसके बारे में सदियों से किस्से कहानियां तो सुनाई जाती हैं, लेकिन इसकी हकीकत से बहुत ही कम लोग जो हैं वो वाकिफ हैं। हम में से अक्सर लोगों ने जादू का जिक्र सुना है, फिल्मों में, कहानियों में, किस्सों में सुना है ऑब्वियसली, लेकिन सवाल ये है कि क्या जादू वाकई होता है, और अगर होता है तो इसकी कितनी इकसाम है, क्या ये खतरनाक है, और खतरनाक जादू कौन सा होता है, इसके असरात हमारी जिंदगियों पर कैसे पड़ते हैं। सबसे अहम बात यह कि हम जादू से बचने के लिए क्या कर सकते हैं और हमारे दीन ने हमें इसके खिलाफ क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। इन तमाम निकात पर गुफ्तगू के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है मारूफ इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर शफीकुर रहमान साहब, जो कि अहम मौजू पर सनद का दर्जा रखते हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोफेसर साहब। सबसे पहले ये बताइएगा कि जादू की हकीकत क्या है, इसकी कितनी अक़साम है और सबसे ख़तरनाक किस्म इसमें कौन सी है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान मजीद जिसको डिस्कस कर दे किसी चीज़ को भी और उसकी हकीकत को तसव्वुर में ले आए और साबित कर दे और हदीस में आ जाए, तो फिर उसके बाद देखें नज़रियाती तौर पे मगरबी नज़रियात क्या कहते हैं, हमारे नज़रियात क्या कहते हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। कुरान मजीद जो है वलाकिन्न शयातीन काफर युअल्लिमून अन्नास से कि जादूगर शैतान सिखाते हैं। इसका मतलब यह है कि जादू शैतानी अमल है, कोई इंसानी अमल नहीं है। बिल्कुल ठीक। एक बात कुरान मजीद की दूसरी आयत देखें तो वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, फूंके मारने वालियों के शर से। अब फूंके मारने वालियों के शर से मुफस्सिरीन, तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि यहाँ जादू मुराद है। अच्छा। और तीसरी अगर बात की जाए, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। इन तीनों कलमात में आप देखेंगे तो शैतान के किबर से, शैतान के वसवसों से, और आखिरी लफ्ज़ बहुत अहम है, वो क्या है? शैतान के जादू से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तो गोया के इंसान का इंसान भी दुश्मन है, इंसान के जिन्नात भी दुश्मन है और इंसान के शयातीन भी दुश्मन है। जिस आदमी के तीन किस्म के ये जो मखलूक जो अक्ल, फाहम, बसीरत रखती हो वो जादू करने वाली हो, तो आप अंदाजा करें कि उसकी हकीकत को किस हद तक सिर्फ बिलीव, अदम बिलीव तक जिक्र करना वो काफ़ी नहीं। अब मसला यह है, जादू बजाते खुद बोल रहा है कि मैं हूँ, मैं हूँ। मैं हूँ।
आंखों देखा मेला है और इसी तरह मुशाहदाती और तजर्बाती वाक़यात हैं जिसका कोई इनकार और कोई मफर नहीं है। अब रही बात यह कि जादू क्या और कौन सी सबसे खतरनाक किस्म है। जी। एक जादू उजैर भाई ये है कि जो आपकी सेहत खाए, एक जादू वो है जो आपकी दौलत खाए, और एक जादू वो है जो आपकी शोहरत खाए, और एक जादू वो है जो आपका ईमान और पूरा जहान खा जाए। सबसे खतरनाक जादू वो है जो ईमान और जहान खा जाए। कैसे? 2 लफ्जों में आप पहचान सकते हैं कि मेरा ईमान खाने वाला जादू कौन सा है और बाकी। जिस वक्त आप कहें कि जादू के बाद वज़ाइफ करें, जिक्र करें, तिलावत करें, नमाज करें, सदकात व खैरात करें, फिर उसके बाद आप एक वक्त के बाद ये जुमला कहें कि देखा है भाई वज़ाइफ करके कोई फ़ायदा नहीं होता, अल्लाह से मायूस हो जाए, अल्लाह ताला के मुतल्लिक आपकी हुस्ने जन सुए जन में बदल जाए, तो समझ लो कि ये जादू आपका ईमान और जहान और आखिरत खाने वाला है। यहाँ आके आपको कुछ अल्लाह से पना। यानी बाद लोग तो ऐसे हैं अल्लाह, रसूल, दीन और सब चीज़ों को गाली देना शुरू कर देते हैं। अल्लाह की पना, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की पना सबसे खतरनाक। और जो सेहत खा जाए, सेहत तो फिर आने जाने वाली चीज़ आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप देयर इज नो डिबेट अबाउट इट कि कुरान मजीद में इस चीज़ का जिक्र मौजूद है, हदीस हैं, तफसीलन गुफ्तगू की गई है। मुझे ये बताइएगा, खतरनाक जादू के हवाले से भी आपने बता दी, वो कौन से अवामिल हैं जो इस चीज़ में शामिल होते हैं कि ये चीज़ हो जाती है? करने वाला किस हद तक जाता है? देखिए, करने वाला तो आपकी जान को भी और आपकी जान के दर पे भी हो सकता है। खाली मैं एक अगर वैसे लॉजिक में देखे ना, नजरेबाद जो है ना, नजरेबाद में कोई प्रोसेस नहीं है जी। यानी पहला अमल है नजरेबाद। नजरेबाद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबी को उनको कहा था कि क्या तू अपनी आंखों से अपने भाई को कत्ल करना चाहता है? इसका मतलब यह है कि नजरों में कुछ शुआएं और कुछ एनर्जी और कुछ तवानाई ऐसी है जो इंसान के दिल और दिमाग की गलादत और गंदगी से होकर जब पड़ती है तो बंदा कत्ल हो जाता है। और ये निगाहों का नहीं, अंदरून का भी मामला, अंदरून का भी। नजर से हसद है और हसद के बाद आगे शयातनत है, शयातनत के बाद आगे किसी आदमी को आप नजरों से नहीं गिरा सके, आप लफ्जों से नहीं गिरा सके, जुमलों से नहीं गिरा सके, फिर आप भयानक शक्ल में इंसान आ जाता है कि वो अमलियात करता है, उसकी पाँव की कभी मिट्टी इस्तेमाल करता है, कभी उसके कपड़े इस्तेमाल करता है, और कभी उसके बाल है, नाखून है। इसके अलावा आप तो देखें, जिस वक्त से मगरब जादू में ऐड हुआ है उस वक्त से जादू को भी मगरब ने जदीद कर दिया है। मसलन लैपटॉप के आमल जो हैं, जो और इसी तरह लाइव आमल करने वाले आप देखें तो इस वक्त कोई आदमी आमल के पास नहीं जाता, उसको अभी से गूगल करता है। हाँ जी। और गूगल करने के बाद उसको देखने के बाद उसका प्रोसेस जो भी है वो चेक करता है, उसको बैंक में या अकाउंट में ऑनलाइन। डॉक्टर साहब, वो ऐसे आपको घेरते हैं, ऐसे आपको ब्रेन ट्यूनिंग करते हैं, अच्छा, कि आपको बताते हैं, ये बड़ी एक चीज होती है, आपसे रिलेटेड कोई 2-4 चीजें बता देते हैं, और जो कि ना मुझे लगता है कि उमूमन उसकी अलामात सब लोगों में ही होती हैं। मुझे लगता है वो केस स्टडी उन्होंने पहले की होती है हर इंसान से। बिल्कुल। असल ना पता है क्या, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शैतान जादू करने वाले ना, उनकी आंख खुली होती है। मसलन उनकी आंखों का ऑब्जर्वेशन वाला मामला ना, वो काफ़ी सारी चीज़ों को, जैसे इंजीनियर की गलती इंजीनियर पकड़ सकता है, डॉक्टर की गलती डॉक्टर, सब चीज़ों को मर्ज हकीम डॉक्टर फौरी देख के आदमी की रंगत को, उसकी सिलवट को, पेशानी को, चेहरे को देख के बता देता है। हाँ। इसी तरह अगर उसका प्रोफेशन ये बन गया है तो वो आपके नाम से, आपकी हरकतों सकनात से, आपकी आंखों से और आपके जिस्म की जिसामत से कुछ चीज़ें ऐसी पकड़ लेता है कि जिससे आप वाक़तन बिलीव यकीन करते हैं कि ये वाक़तन भाई जो कह रहा है ये सच कह रहा है, हालांकि उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। और बसा औक़ात ऐसा होता है, जैसे हमने वाईफाई और ये सिग्नल वाला जो सिस्टम हमने जहाँ से इजाद किया है, इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान अमल करवाने वाला है, जादू का इलाज करवाने वाला, उसके शयातीन से अपने शयातीन का वो कंडक्ट राब्ता कर लेता है। अच्छा। उसके बाद वो शयातीन उसको खबर देते। कुरान जी की ये आयत है, यूं ही बादुहुम इला बादिन, कुछ शैतान ऐसे हैं जो अपने शैतानों को वही करते हैं। ये इस तरीके से इन्हें मालूम हो जाता है, उनको पता। अब देखे मसलन एक आदमी बता देता है कि तू ये खा के आया या मेरे मतलब कि ये रास्ते में बात कर रहा था, तो वो तो उसके पास तो कोई ऐसे सोर्सेज है ही नहीं है। कोई से मोबाइल लगाया, कोई चिप लगाई, कोई ऐसी कोई कौन सा सिग्नल, वो सिर्फ उसके पास शैतानी कुव्वतें हैं जो उसके साथ बिल्कुल बात। प्रोफेसर साहब, ये भी बताइएगा कि अगर किसी मखसूस शख्स पे इस तरह का अमल किया जाता है तो उसके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो उसके करीबी रिश्तेदार, उन पे भी इसके असरात होते हैं?
देखें, जिस वक्त असरात आते हैं, कुछ असरात ऐसे होते हैं कि जो परफेक्ट निशाना लेने वाला ये जादूगर के ऊपर मुनहसर है कि वो अगर अपने कातिल मकतूल को जिसको मारना चाहता है क्या उसी को ही मार रहा है, बिल्कुल ठीक है, या इसके अलावा वो निशाना लेके पूरे घर को फसाद तबाही में डाल रहा है। ये जादूगर के परफेक्ट होने पर भी मुनहसर है। अगर तो उसने जादू इस तरह का किया, जैसे आपने लफ्ज़ सुना होगा कि एक होता टूना और एक होता टूना। जादू वो है जो एग्जैक्ट किसी आदमी का नाम लेके उसको निशाने में रख के किया जाए, और टूना वो है कि आपने देखा कि उस आदमी के बेडरूम तक, उस आदमी के किचन तक, उस आदमी के ऑफिस तक तो मेरी रसाई नहीं है जी, लेकिन मुझे ये पता है कि उज़ैर इधर से गुजरता है, इधर से आप गुजरते हैं तो वो उसी रास्ते में पानी छिड़काव कर देगा, उसी रास्ते में कोई तेल फेंक देगा, उसी रास्ते में अब आपके गुजरने से पहले कोई और गरीब आदमी, मस्कीन आदमी गुजर गया तो वो उसका शिकार हो। अच्छा, आखिरी में ये बता दीजिए हल क्या है, इस्लाम हमें क्या अहकाम देता है, किस तरह से हम इनसे बच सकते हैं इस्लामी तालीमात की रोशनी? सबसे पहले तो ये है कि ये दुआ इतनी परफेक्ट किस्म की दुआ और बड़ी आसान है, हम बड़े आसान बताते हैं। घर से बायां पाँव बाहर रखते ही सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कलमे कितने आसान है, बिस्मिल्लाह सबको आती है, तवक्कल। इन कलमात के बाद शैतान 3 जुमले कहता है। शैतान वो कहता है हुदीता, तू नजरियाती तौर पे, ईमानी तौर पे और हर एतबार से तू मेरे से बचा लिया गया है, अब मैं तुझे गुमराह नहीं कर सकता, तेरे नजरियात को तबाह नहीं मैं कर सकता। ठीक है। दूसरा है वो कीता, तेरे ऊपर जो मैंने बोझ रखा हुआ था ना कि तू जाएगा, तू अपने बोझ में उलझ जाएगा, अपने काम करके नहीं आएगा, वो तू बोझ से बचा लिया गया है, तेरा बोझ उतार दिया गया है। और एक तीसरा लफ्ज़ है कुफीता, वो कीता कुफीता हुदीता, कि तुझे जितनी भी शैतानी कुव्वतें हैं उन तमाम से बचा लिया गया है। और हदीस में आता तनहा, अलहदा हो जाता है लाहू उस आदमी से शैतान। अब एक दूसरा शैतान उस शैतान को मुखातब होकर कहता है कि तू उस आदमी को कैसे गुमराह कर सकता है या कैसे परेशान कर सकता है जो हदायत दे दिया गया है, बचा लिया गया है और कफैत कर दिया गया है, हर तरफ से सिक्योरिटी। एक तो वजीफा इसका, और मज़े की बात है कभी आप ना तजर्बा करके देख लेना, शैतान कभी ये दुआ 1 एकड़ के बाद याद आती है, कभी गाड़ी में बैठने के बाद याद आती है, और कभी आपको गुमराह, यानी आपका पहले कदम से दूसरे तीसरे कदम में जब आएगा तो पहले कदम में 2-3 चिमट गए, तो आपने पहली दफा ही कदम रखते ही। इसी तरह आपने खाना खाने के वक्त देखोगे कि बसों का था आप खाने के लिए जा ही रहे हैं तो दुआ पढ़ रहे थे, और खाने पे अभी बैठे हैं तो दुआ याद है, कभी खाने के निसब में। अब जो निसफ आपके अंदर चला गया खाना, उसके मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। अब या तो यह है कि उसका इखराज है या उसका अमल जो जाया करना है वो करना। तो एक तो ये दुआ, और एक बहुत बड़ी दुआ है काब बिन अहबार की रदी अल्लाह ताला अन्हु की, वो इतनी जबरदस्त है, मैं समझता हूँ कि दुनिया शैतान और दुनिया जादू में सारे शैतान और सारे जिन, सारे काफिर ये इकट्ठे हो जाएं और एक मैदान में इकट्ठे होके नजफ को उज़ैर को जादू करने की कोशिश करें, नहीं कर सकते, इसलिए कि काब बिन अहबार फरमाते हैं जब वो यहूदी से मुसलमान हुए, कहने लगे कि यहूदी मेरे ऊपर इतना जादू कर रहे थे, इतना जादू कर रहे थे कि मुझे महसूस होता था कि जादू अमल से मुझे हाँकने वाला गधा और भौंकने वाला कुत्ता बना देते। इस हद तक यानी मेरा दिमाग ही मेरे से अलग हो जाता और मेरी शख्सियत मेरे से छीन लेते। लेकिन जब से मैंने ये कलमात पढ़ने शुरू किए हैं, अल्लाह ने मुझे रहमत फजल करने वाला मामला फरमाया। औज़ बि वजहिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैउन आज़म मिन्हु व बि कलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लती ला युजाविदुहुन्ना बर्रुन वला फाजिर। ये कलमात आप गूगल करेंगे, औज़ बि वजहिल्लाहिल अज़ीम कर लें, व बि अस्माइल्लाहिल हुस्ना कुल्लिहा ये गूगल कर लें, मिन शर्रि मा खालका बारा दारा ये कर लें, आपको फौरन से पहली लिस्टों में फरिश्तों में मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत बात है फैसल साहब, और आपने बिल्कुल ये जो दुआएं बताई हैं और जो लोग जिन्होंने ये मिस कर दी हैं,
वो हमारे मतलब YouTube पे, हमारे Facebook पे Digital जा accounts सकते पे हैं। जाइए, और ज़ाहिर है देख सकते हैं। एक बार सुन के आपको फौरी तौर पर याद नहीं होती, कुछ आपको वक्त लगता है। बिल्कुल। तो दीन हमारा जो है वो कामिल है, अगर मसाइल हैं तो उसका हल भी मौजूद है। प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप ये तमाम चीज़ें जो है ये दुआएं याद कर सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं और इस तरह की चीज़ों से, बलाओं से महफूज रख सकते हैं। और अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों के से महफूज रखे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए दुआएं पढ़ना, कलमात पढ़ सकते हैं और आप डिजिटल अकाउंट्स पे भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं बच्चों की। आजकल बच्चे अक्सर दांत दर्द की शिकायत करते हैं और इनके दांत वक्त से पहले ख़राब हो जाते हैं। एक रीसेंट रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें पाकिस्तान में हर 4 से 3 बच्चों को किसी ना किसी दांत के इशू का मसाइल चल रहे हैं। बिल्कुल, और ये बड़े कॉमन मसाइल है और आमतौर पर समझा जाता है कि दांतों की बीमारियां शायद मिठाइयाँ या चॉकलेट खाने से ही होती हैं, मगर हकीकत ये है कि दांतों को ठीक तरह से साफ ना करना और वालिदैन में आगाही का फुकदान भी बच्चों में दांतों की बीमारी की एक अहम वजह है। और इसी अहम मसले को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर ज़ैनब, जो ना सिर्फ बच्चों में दांतों की बीमारियों की अक़साम और उनके इलाज के बारे में बात करेंगी, बल्कि इसके फैलाव को रोकने के लिए फौरी इक़दाम भी बताएंगी। ज़ैनब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। अच्छा ज़ैनब, सबसे पहले ये बताएं कि बच्चों में दांतों की कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और किस तरह से वो उन्हें मुतासिर कर रही होती हैं? सबसे पहले तो आई फील लाइक नर्सिंग केरीज बॉटल, जो हमारी केरीज होती हैं जिसके अंदर बच्चों को रात को फीडर जब हम लोग देते हैं और वो उसके साथ ही सो जाते हैं, उसकी वजह से जो कैविटीज़ बनती है जिसको हम लोग केरीज कहते हैं, वो सबसे कॉमन है। दूसरे नंबर पे कभी कभार बच्चों के दांत शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं और नए दांत नहीं आ रहे होते हैं और उसको पेरेंट्स इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते और इसकी वजह से कभी कभार डिलेड आ जाते हैं और इसकी वजह से स्पेस बन जाती है दांतों में। एक ये मसला है। और तीसरा मसला होता है कि हमारे सोसाइटी में इतना कॉमन नहीं लिया जाता। कभी कभार अगर आप नोटिस किया होगा, बच्चे मुंह खोल के रात को सो रहे होते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी दफ़ा ऑर्थोडोंटिक हमारे दांतों की अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। बच्चों में वो बहुत भी अपना बड़ा किरदार अदा करता है इसके हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जितने भी मसले मसाइल है ना दांतों से रिलेटेड, वो इसी चीज़ की तरफ जाते हैं कि आप रात को दांत ब्रश नहीं करते और सुबह कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि बच्चों को किस उम्र से हमें ये आदत डलवा देनी चाहिए कि उन्होंने रात में भी ब्रश करना है, उन्होंने सुबह भी करना है? अच्छा, इस चीज़ के लिए हम लोग पहले तो करते हैं कि हर बच्चा का जब पहला ही दांत आया है ना, उससे आपने डिसेंसिटाइज करना है बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेके जाके। जितना वो डिसेंसिटाइज होगा, उसको डेंटिस्ट देखेगा, वो उतने ब्रशेस के साथ उसको ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, उतना उससे रिसेप्टिव होगा कि ओके दिस इज़ समथिंग जो मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं और मुझे भी उसमें इंटरेस्ट लेना है। और पेरेंट्स रात को खुद जब दांत ब्रश कर रहे हैं तो बच्चों को भी बुलाएं कि इस तरह से करना होता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि किस तरह से सही टेक्निक है, क्या करना है और किस तरह से ब्रश को यूज़ करना है। तो वो वाली एक चीज़ है, जब बच्चों को खुद आप पेरेंट्स डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, पीपल आर मोर रिसेप्टिव के जो एक्शंस घर में हो रहे हैं वही बच्चे टेकअप करते हैं, तो उससे हैबिट बिल्ड होती है। दूसरा ये होता है कि अगर शुरू में आप खुद डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू करें कि किस तरह से करना है, कौन से, और कलरफुल हमारे टूथब्रशेस होते हैं बच्चे को एग्जैक्टली, तो कलरफुल टूथब्रशेस और टूथपेस्ट के जो आजकल आ रहे होते हैं और गेम बना दीजिए बच्चों को ना इस चीज की तरफ मोटिवेट एग्जैक्टली, देयर आर एक्चुअली एप्स जिसके अंदर टाइमर लगाते हैं फॉर 2 मिनट्स और उसके अंदर बेबीज को हम लोग करते थे कि आपने 2 मिनट्स के लिए करते रहना, इट्स अ गेम। अच्छा ज़ैनब, ये भी बताएं कि खुराक इसके बारे में बड़ी बात होती है कि मतलब चॉकलेट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, बच्चों के उनकी दांतों की जो सेहत है उसको मुतासर कर रही होती हैं, साथ ही साथ कैविटीज भी जो है ना ये बना रही होती हैं। क्या ऐसे ये कौन सी ऐसी खुराकें? मीठा ज़्यादा जब खाते हैं ऑब्वियसली वो स्टिकी हो जाता है, उससे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं सारे एसिड, जिसकी वजह से हमारे दांतों की डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती होती है। ऑब्वियसली जब बच्चे उसको फ़ौरन खाने के बाद ब्रश ऑफ नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता केरीज डेवलप होती रहती हैं और वो फिर ऑब्वियसली दे हैव डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स और दांत ख़राब हो रहे होते हैं इस तरह से। पर उस केस में आपको बच्चों को बताना होता है कि अगर आप कैंडीज़ ले रहे हो एक्सेसिव अमाउंट में तो आपको दांत ज़रूर ब्रश करने उसके बाद, या एटलीस्ट वाटर आपने इनटेक लेना है ज़्यादा आफ्टर कैंडीज, ताकि वो ब्रश ऑफ हो जाए खुद ही खुद ही। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐसा लगता है दांतों के हवाले से, जिसको हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं, हम स्किन का ख्याल रखते हैं, हम अपने ऑर्गन्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन दांत से जुड़ी आपकी स्माइल भी है, आपका फेस स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ दांत से जुड़ा आपका टेस्ट भी है। आप खा रहे हो, आपको टेस्ट आ रहा है कि आप क्या खा रहे हो,
इनका ख्याल रखने के लिए किन किन चीज़ों का हमें अमल दरामद होना चाहिए फर्स्टली, सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि ऐसी कौन सा स्टेप है जो इसको हमें लास्ट समझना चाहिए कि अब हमें डेंटिस्ट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टबर्नेस दिखाते हैं, नहीं जाते डेंटिस्ट के पास, वो एंड पे आते हैं जब सारे मसाइल हैं, खाया नहीं कुछ जा रहा उनसे। सबसे पहला स्टेप आई फील लाइक दिस इज व्हाट आई काउंसिल माय पेशेंट्स कि आपको हर 6 मंथ्स बाद डेंटिस्ट के पास जरूर चेकअप के लिए जाना है, इवन अगर आपको प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम है। बाय एनुअल स्केलिंग, साल में 2 दफ़ा स्केलिंग करवाएं ताकि आपका प्रॉपर प्रिवेंटिव डेंटल केयर जितनी भी है, जिसके अंदर हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि कैविटीज बन रही हैं, बन सकती हैं, गम्स की कोई डिजीज हो रही है, वो फौरन कैच ऑन कर सकते हैं। जी पेन होती है, एग्जैक्टली, जब पस बन जाती है, नीचे तक इन्फेक्शन चल जाता है, सब आते हैं और फिर बाद में कहते हैं ओ डेंटिस्ट ने तो दांत निकाल दिया। बट नो, यू हैव टू कम बिफोर हैंड जब आपको प्रिवेंटिव केयर चाहिए, जिसके अंदर से स्केलिंग है बस। और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता आपका डेंटिस्ट आपको गाइड करता रहता है कि आप लोगों ने आगे किस स्टेप पे जाना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगेन इज़ वन ऑफ द थिंग्स। आप जब तक खाना अपना पीना बेहतर नहीं करेंगे, बेवरेजेस लेते रहेंगे, कॉफी लेते रहेंगे, चाय लेते रहेंगे, उससे आपके दांतों पे इफेक्ट आएगा। चाय इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर वर्किंग लेडी और या इट इज इंपॉर्टेंट बट ऑलवेज इन कॉफी और चाय के बगैर एटलीस्ट मैं तो नहीं रह सकती। तो अब बताइए क्या हल है? असल मामला ये था पर उसके लिए फिर स्केलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज कॉफी और चाय के स्टेन्स बहुत जल्दी आते हैं और उसके बहुत स्ट्रांग होते हैं। यू हैव टू गेट स्केलिंग डन एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। अच्छा ज़ैनब, ये भी बताएं कि बच्चों में बड़ी दांतों के दर्द की शिकायत होती हैं और गम्स बड़े स्वेल हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है और किस तरह से इसको फौरी तौर पर ट्रीट किया जा सकता है? उसके अंदर तो सबसे पहले यही है कि व्हेन अ चाइल्ड गेट्स हिज फर्स्ट टीथ, एटलीस्ट वो 6 मंथ्स में आ जाएगा पहला, आपने पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेके जाएं और चेकअप करवाएं। अगर 6 मंथ्स बाद भी दांत नहीं निकल रहे तब भी आपने डेंटिस्ट के पास लेके जाना है। दांत गिर चुके हैं और नए आ रहे हैं तब भी आपने लेके जाना है, ताकि आप चेक कर सकें कि इरप्शन दांतों की सही हो रही है कि नहीं, सारे गिर गए हैं कि नहीं गिर गए हैं। तो इस तरह से इस सारे चेकअप्स के अंदर आप सारा कुछ डायग्नोज कर सकते होते हैं। हमारे पास काफ़ी दफ़ा पेशेंट्स आते हैं जब दांत सारा खा चुका होता है, बच्चे का इन्फेक्शन पस की फॉर्म में निकल रहा होता है, पूरा दांत सूजा होता है, मुंह सूजा होता है, तब और बच्चा खा पी नहीं पा रहा होता, तब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं। दैट इज नॉट द केस, दैट शुड नॉट बी द केस इन पाकिस्तान। अच्छा, खुराक के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं कि अगर आपका दांत गिर गया, स्पेशली बच्चों का दांत गिर गया, तो कौन सी खुराक उनको देनी चाहिए उस सिचुएशन के अंदर, और दोबारा रीजनरेशन के लिए, रीग्रोथ के लिए उनको किस तरह का मिल्क दें और क्या दें? किस तरह का मिल्क? आई फील लाइक मिल्क इज नॉर्मल। गाय और भैंस के दूध में भी बहुत बहस है, ये बहुत बड़ी डिबेट है कि ये बेहतर है या वो है, बच्चों के लिहाज से स्पेशली। बच्चों के लिहाज से आई फील लाइक नॉर्मल ऑर्गेनिक डाइट मैटर्स मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग हार्ड डाइट देते हैं उनको, एप्पल्स फॉर एग्जांपल, तो उससे जो दांत पहले गिर नहीं रहे होते और फंसे होते हैं वो आराम से शेड ऑफ हो जाते हैं दांतों फूड के साथ ही। हार्ड डाइट नहीं होती तो उसकी वजह से वो फिर वैसे ही रहते हैं और फिर उसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने शुरू हो सकती है। पर दूसरी चीज़ वो हम लोग कर सकते हैं कि दूध के हवाले से, दूध एक लिमिटेड एक्सटेंट तक आपको कैल्शियम प्रोवाइड कर सकता है, बट उसके अलावा फ्लोराइड जो हमारे पानी में होता है, जो हमारे खाने में होता है, जो हमारे टूथपेस्ट पे होता है, वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है फॉर मेंटेनिंग द टीथ, उसका स्ट्रक्चर को वाइटल रखने के लिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बच्चों के हवाले से तो वैसे ही जितने भी मामलात हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमेशा पेरेंट्स देखते रहते हैं, कोई ना कोई टिप्स मिल ही जाएं तो डेफिनेटली ये सेगमेंट मेरे ख्याल में पेरेंट्स और हमारे नाज़रीन का फेवरेट होता है, जिसमें बच्चों की मालूमात हम फराहम करते हैं। तो एक मेरा ख्याल इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी शामिल कर रहे हैं जाने से पहले। जरूर। तो नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए एक ऐसी जॉब ऑफर, वैसे तो आप तलाश करते रहते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके, जो कि खुद भी आपसे पैसे मांग रही होती हैं। इसमें आपने ज़्यादा करना कुछ नहीं है, मगर आपकी जो तनख्वाह है वो आप अंदाजा लगाएं कि सालाना आपको 32 करोड़ रुपए मिलेंगे। ओह माय गॉड, दैट मींस 32 करोड़ सालाना आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 2.5 करोड़ महाना आपके हो जाएंगे। तो मैं जानना चाहूंगी बिना वक्त जाए कीजिए कि कौन सी जॉब है, क्या जॉब? पहले बताएं, आप ये नौकरी करने को तैयार हैं तो फिर मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भी बता देता हूं। मैं टर्म्स एंड कंडीशन जरूर जानना है क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। चले, ये ऑफर आई है जनाब शुमाल मगरबी यूरोप के मुल्क आइसलैंड से, जहां पर आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपकी ड्यूटी है कि जनाब समंदर में मौजूद लाइट हाउस की देखभाल करें, समंदरी ट्रैफिक की निगरानी करें, हंगामी सूरत हाल में उन्हें मदद फराहम करें,
बस एक छोटा सा मसला ये कि ये नौकरी आइसलैंड के एक ऐसे दूर दराज मकाम पर है जहाँ पर सिर्फ आप और आपकी तन्हाई होगी। अब मैं समझ समंदर भी होगा। ये आपको साल के 32 करोड़ क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि आपको मोबाइल सिग्नल भी नहीं है, ना टीवी है, और किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं है, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जो है आपको अकेला रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सुकून पसंद करते हैं और आपको इतनी ज्यादा तनख्वाह चाहिए, हो जाएगा। हाँ, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए तो भाई हिम्मत नहीं पड़ रही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई एम अ सोशल पर्सन, मुझे लोगों से बात करना। अच्छा, खाली यही नहीं है, हम देखते हैं कि इस नौकरी के लिए आपको जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत होना बड़ा जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। आसाब आपके मजबूत होने चाहिए। एक बात तो तय है जनाब कि 32 करोड़ रुपए की तनख्वाह सुनकर आधी दुनिया सोचेगी तो जरूर कि इस नौकरी को एक बार आजमाना चाहिए, कि क्यों नहीं। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है कि आपको अच्छा लगा और क्या मजीद देखना चाहते हैं। तो कल दोबारा मिलेंगे इनसे, कल दोबारा मुलाकात करते हैं। अभी इजाजत लेते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।